Hello my future doctors, this side your bio wali ma'am Amisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel Math JX। तो बच्चों हमने 12th क्लास के एनसीईआरटी के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज अपने आप में ही इतना बड़ा टॉपिक है तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। तो इस चैप्टर में हमें डिसीजेस, इम्यूनिटी एंड ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हमें परेशानी कर रहा है तो बॉडी उसके खिलाफ कैसे काम करती है, ताकि आगे जब तुम डिसीजेस वगैरह पढ़ो तो तुम्हारा फटाफट दिमाग चलने लग जाए, अच्छा ऐसे 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 सारी चीजें हो रही होगी। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी तो हम कर लेंगे मैम, लेकिन और क्या क्या करेंगे? इम्यूनिटी, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, ये इतने बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं ये सारा कुछ आज कवर अप हो जाएगा। लेकिन बच्चों तुम मुझे बताओ कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? तो मैम लास्ट क्लास में हमने इवोल्यूशन पढ़ा था, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ी थी, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ह्यूमन इवोल्यूशन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हमें ये सब कुछ याद हो जाएगा, है ना? याद कर लोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है? देखो, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है, हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है और बॉडी को लगता है कि चलो भाई अब तो इसके खिलाफ काम करना है, तो उसे कहते हैं हम पैथोजन या फिर एंटीजन। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? पहले उस पैथोजन को पहचानता है, अच्छा तो तुम आए हो, फिर उसको रिमेंबर करता है, अब तू आ, अगली बार तू आ, तेरे को बताऊंगा, है ना? रिमेंबर करता है और फिर उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करता है, तू आके तो दिखा अगली बार, अब तेरे को खत्म, अब हम तेरे को इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि तू अगली बार आए। तो इम्यून सिस्टम का काम है रिकॉग्नाइज करना, रिमेंबर करना और रिस्पॉन्ड करना हमारे एंटीजन्स को। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट चीज, इस इम्यून सिस्टम की बदौलत ही हमारी बॉडी की जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं, इन्फ्लामेशंस हैं या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ये सारी की सारी रेगुलेट होती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इसमें सेल्स आते हैं, कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स आते हैं, टिश्यूज आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं, सारी चीज़ें आते हैं। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक बेसिक डिफरेंस बताना चाहूंगी बिटवीन अ पैथोजन एंड एन एंटीजन। ठीक है, क्योंकि तुम्हें बहुत बार पैथोजन दिखाई देगा, बहुत बार एंटीजन दिखाई देगा। तो मेरी बात समझो, जैसे जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें से कुछ होते हैं फायदेमंद और कुछ होते हैं नुकसान वाले, है ना? हार्मफुल, हमें बीमारी कॉज कर सकते हैं। तो जो फायदेमंद है उनको तो अलग कैटेगरी में छोड़ दो, बात करते हैं उनकी जो हमें बीमारी कॉज करते हैं। तो बीमारी कॉज करने वाले एजेंट्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, एग्जाम्पल वायरस, ये सारे हमारे पैथोजेंस हैं। अब पैथोजेंस के बॉडी में इनके बाहर की कवरिंग होती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब इनमें कुछ ना कुछ केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, कोई कार्बोहाइड्रेट होगा, कोई लिपिड होगा, कोई प्रोटीन होगा। तो ये जो कंपाउंड्स इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी में जाकर इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, इनको कहा जाता है एंटीजेंस। एंटीजेंस, एंटीजेंस अगर नाम को तुम तोड़ो बच्चों तो ये 2 नाम से बना है, एंटीजन। जन मतलब जनरेटिंग एंड एंटी मतलब एंटीबॉडी। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके एंटीबॉडी को जनरेट करवाते हैं, उसको जानबूझ के पोक करते हैं कि देखो हम आ गए, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, इस तरीके से। ठीक है, अब इन एंटीजन के सरफेस पे भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो फाइनली जाके एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं, जो मैं डिटेल में तुम्हें एंटीबॉडी में बताऊंगी। अभी के लिए उनका नाम समझ लो, दीज आर द एपिटोप्स। मतलब तुम्हें क्रोनोलॉजी समझनी है, क्रोनोलॉजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के अंदर पैथोजेंस, पैथोजेंस के ऊपर एंटीजेंस, एंटीजेंस के ऊपर एपिटोप। ये सिंपल सा ऑर्डर है। तो अब तुम्हें पैथोजन से लेकर के एपिटोप तक कोई भी वर्ड आए तो तुम समझ जाना, सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में आके हमें दिक्कत कॉज कर रहे हैं, तो इम्यून रिस्पॉन्स होगा। क्लियर? नाउ बात करते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स है हमारे इम्यून सिस्टम की। तो बच्चों ध्यान से सुनना, तुमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पक्का ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है,
ब्लड सेल्स क्या क्या होते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। अब मुझे जल्दी से बताओ कि वो कौन से ब्लड सेल्स हैं जिनका काम है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए काम करना। तो वो तो मैम हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, है ना। तो हम इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स को पढ़ेंगे। ल्यूकोसाइट्स पे बच्चों दो कैटेगरीज आती थी। एक होते थे ग्रैन्युलोसाइट्स एंड सेकेंड वन इज एग्रैन्युलोसाइट्स। हाँ मैम ऐसा कुछ सुना सुना तो लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा कि क्या था। चलो बात नहीं, मैं बताती हूँ ना मैं हूं किस लिए। ग्रैन्युलोसाइट्स में ये जो सेल्स है और एग्रैन्युलोसाइट्स में जो सेल्स है उनमें डिफरेंस क्या है कि ग्रैन्युलोसाइट्स वाले सेल्स में हमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, लेकिन एग्रैन्युलोसाइट्स में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं दिखता। तुम लोगों ने पता नहीं अपने बचपन में एक कार्टून देखा हो या ना देखा हो, कार्टून का नाम है बेन 10। बेन, ठीक है। तो बेन आता है बच्चों भाई ग्रैन्युलोसाइट्स में। बेन की फुल फॉर्म बी स्टैंड्स फॉर बेसोफिल्स, E stands for eosinophils, N stands for neutrophils। ठीक है, तो बेंटन भाई साहब हमारे क्या है? ग्रैन्युलोसाइट्स। एक ग्रैन्युलोसाइट की बात करें तो तुम्हें सिंपल याद रखना है MLA, MLA, ठीक है। तो यहां पर A stands for A ग्रैन्युलोसाइट्स और बचा हमारा M और L। तो M का नाम होता है बच्चों मोनोसाइट्स, हमारे लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स होते हैं, एंड L स्टैंड्स फॉर लिम्फोसाइट्स, है ना। अब ये जो लिम्फोसाइट्स है ये हमारे टारगेट सेल्स हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में जानना है। तो लिम्फोसाइट्स के बच्चों दो कैटेगरीज आती है, बी सेल्स एंड योर टी सेल्स। B cells and T cells are the two types of lymphocytes। ठीक है, यहां तक तुम्हें बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स की। किसकी करेंगे बच्चों? लिम्फोइड ऑर्गन्स। मतलब लिम्फोसाइट्स के लिए मायका भी यही है, ससुराल भी यही है, लिम्फोइड ऑर्गन्स। भाई उनकी पूरी जिंदगी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होकर गुजर जाती है। अब होता क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन्स का काम है लिम्फोसाइट्स को बनाना, उनको मैच्योर करना, पालन पोषण करना और प्रोलिफरेशन कराना। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है अपने नंबर को इंक्रीज कराना, ठीक है। तो इतनी सारी जिम्मेदारी है तो इन्होंने अपने आप को दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है। एक कैटेगरी होती है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, एंड सेकेंड कैटेगरी इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। Here, primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs। Primary lymphoid organs का काम है origin plus maturation, origin plus maturation of lymphocytes, है ना। और secondary का काम है antigen specific proliferation of lymphocytes। ओह मैम कैसे याद करें कि किस में ऑरिजिन, मैचुरेशन, किस में प्रोलिफरेशन? ऐसे याद करो, मैं तुम्हें क्या बोला था कि लिम्फोसाइट्स के लिए यही मायका है, यही ससुराल है ना। तो प्राइमरी वाले तो उसका मायका है जहाँ पे बच्ची का जन्म होता है, उसको मैच्योर किया जाता है, और ये उसका ससुराल है जहाँ पर उसको अपने हस्बैंड से मिलने की परमिशन दी जाती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यानी कि एंटीजन से इनका आमना सामना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होगा और प्राइमरी में उनका पालन पोषण होगा। ठीक है, कि एंटीजन को तुम पहचान सको कि कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता, वो सब यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पे फाइटिंग चलेगी, शादी के बाद की फाइटिंग। समझ में आया? तो यहाँ पर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में बच्चों आते हैं कौन कौन? देयर कम्स बोन मैरो। बोन मैरो क्या होती है? एंड योर थाइमस। तो देखो बोन मैरो हमारे बोन्स के बीच में मिलने वाला एक सेमी फ्लूइड लाइक कंटेंट होता है जहां पे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। थाइमस हमारी ब्रेस्ट बोन के पीछे और अयोटा के वेंट्रल, मतलब ऐसे समझ लो ये तुम्हारी ब्रेस्ट बोन स्टर्नम और ये तुम्हारी हर्ट की अयोटा, तो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ रहता है। बाइलोब स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा सा, कैसा सा मैम, कैसा सा? ऐसा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है थाइमस।
बाइलोब्ड, ठीक है। और कहाँ होता है इसकी लोकेशन? स्टर्नम के पीछे और वेंट्रल टू आयोटा, ठीक है। अब बोन मैरो है, तो बोन मैरो की बात ध्यान से सुनना। बोन मैरो में ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन किस किस का होता है? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, बनेंगे दोनों यहीं पर, है ना। लेकिन मैचुरेशन ऑफ किसका होता है? केवल बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दोनों बनते बोन मैरो में हैं, लेकिन बोन मैरो बी मतलब यहाँ पे बी सेल्स का ही मैचुरेशन होता है। टी सेल्स को यहां से निकल के जाना पड़ता है थाइमस के पास, क्योंकि यहां पर टी सेल्स का होता है मैचुरेशन। देखो, टी सेल बड़ा ही सयाना है, बेचारा बड़ा ही भोला भाला है, उसे नहीं पता दुनियादारी के बारे में कुछ भी, उसे नहीं पता कौन अपना है कौन पराया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? टी सेल को ट्रेनिंग दी जाती है तुम्हारे बचपन में कि कौन अपना है कौन पुराना है, पुराना नहीं कौन पराया है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ, जो कि बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, सारी चीजें समझ में आएंगी, जस्ट लाइक अ वाओ। अभी के लिए समझो, ये समझ में आया है ना। बात करें अगर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की, तो इसमें क्या क्या आते हैं बच्चों? इसमें तुम्हारी स्प्लीन आती है, स्प्लीन, इसमें हमारी लिम्फ नोड्स आती हैं, है ना। इसमें हमारे और क्या आते हैं? माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, जो कि 50% लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। एक बार थोड़ा सा इसकी अंग्रेजी देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसे समझ लेंगे। है क्या कोई अंग्रेजी? यहाँ पे ये रहा, lymphoid organs. These are the organs where origin, maturation and proliferation of lymphocytes occur. तीनों चीजें होती है, ठीक है। टाइप्स क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होगा? ये मैच्योर होंगे, ऑरिजिनेट होंगे और डिफरेंशिएट हो जाएंगे एंटीजन सेंसिटिव सेल्स में। भाई तुम पहचान तो पाओ ससुराल में जाके कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है ना, सही बात है। तो इसको ये मैच्योरिटी दी जाती है, और इसके दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? बोन मैरो एंड थाइमस। तो बोन मैरो में क्या होता है? सारे ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग बी एंड टी सेल्स का फॉर्मेशन। लेकिन थाइमस में क्या होता है? बाइलोब्ड ऑर्गन है। कहाँ होता है? हार्ट के ऊपर और ब्रेस्ट बोन के नीचे। एंड यहाँ पर क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना बच्चों, हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि जो थाइमस है वो हमारी बॉडी में प्यूबर्टी के साथ साथ डिक्रीज होता चला जाता है। अब थाइमस ही तो वो सारा करता धरता है हमारे इम्यून सिस्टम का। याद करो चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो था हमारे 11th क्लास में, थाइमस, थाइमोसिन हार्मोन इम्यूनिटी का थ्रोन होता है ना, इम्यूनिटी बनती है। तो थाइमस गया तो इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो प्यूबर्टी के साथ डिक्रीज हो जाता है, और इमैच्योर टी लिम्फोसाइट्स फ्रॉम बोन मैरो आर माइग्रेटेड टू थाइमस फॉर द फंक्शन ऑफ मैचुरेशन। तो बात करते हैं कि इनकी मैचुरेशन कैसी होती है, कैसी होती है, कैसी होती है, यहां बताती हूँ। हाँ जी, देखो ध्यान से सुनना, सबका कंसंट्रेशन बस यहां होना चाहिए। जो अमीशा मैम बोल रहे हो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनो। क्या होता है बच्चों? हमारे बॉडी के सारे सेल्स, कहीं का भी सेल हो, कहीं का भी, एक ये सेल हो गया मान लो, एक ये सेल हो गया, ठीक है। हमारी बॉडी के सारे सेल्स ने आई कार्ड पहना हुआ है। जैसे मान लो तुम कहीं जॉब करो या तुम स्कूल में जाते हो ना, स्कूल में आई कार्ड पहनते हो कि हम भाई इस स्कूल के बच्चे हैं। ऐसे हमारी बॉडी के सारे सेल्स ने एक आईडी कार्ड पहना हुआ है कि भाई हम तुम्हारी बॉडी के हैं, हम किसी और की बॉडी के नहीं है, मतलब हम तुम्हारे अपने हैं, बाकी सब तुम्हारे पराए हैं, ठीक है। अब इन आईडी कार्ड्स का नाम होता है बच्चों, इनका नाम होता है भयंकर। मान लो ये है वो आईडी कार्ड, ऐसे, ठीक है। सो दीज आर द आईडी कार्ड्स, एंड इन आईडी कार्ड्स का नाम होता है एमएचसी मॉलिक्यूल्स। एमएचसी मॉलिक्यूल्स, एमएचसी मॉलिक्यूल्स की बच्चों फुल फॉर्म होती है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्या होती है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अरे बाप रे मैम, हमारे स्कूल में तो सिंपल सिंपल लिखा हुआ होता है आईडी कार्ड में, ये वाला स्कूल, ये वाला स्कूल, इतना बड़ा नाम, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। बेटा नाम इतना बड़ा है क्योंकि काम बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका काम समझना। अब होता क्या है, मान लो कि ये है तुम्हारी थाइमस, ठीक है, ये थाइमस,
थाइमस इज लाइक अ राजा, ठीक है, थाइमस राजा है, ऐसे समझो। तुम एक राज दरबार में गए हो, ठीक है, वहां पे राजा बैठा हुआ है और राजा ना बूढ़ा हो गया, मतलब उम्र उसकी ढलती जा रही है। अब बारी आती है उसके बेटे की शासन को संभालने की। तो थाइमस क्या बोलता है कि सारे अपने नागरिकों को बुलाता है कि चलो सब लोग आओ और महाराजा तुम्हें देखना चाहते हैं, जो अगले महाराजा बनने वाले हैं। तो राजा है ना उसको सब बताता है कि देखो ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, लेकिन सब अपने है ना। तो यहाँ पर थाइमस के अंदर थाइमस का जो बच्चा बैठा है वो कौन है, टी सेल। तो इस राज दरबार में सारे सेल्स आते हैं, सारे सेल आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो थाइमस बैठ के इसे बताता है कि देख ये ना ऐसा है, ये लिवर का है, ये पेट का है, ये यहाँ का है, लेकिन है सारे अपने। कैसे पता चला अपने हैं, क्योंकि सब लोगों ने अपने सर पे लगा रखा है आईडी कार्ड, ठीक है। तो यहां से इस टी सेल को पता चल जाता है, अच्छा तो अब मुझे पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया है। देखो हमारे सेल को पता चल गया, लेकिन हमारी तो उम्र निकल जाती है, हमें तब भी पता नहीं चलता, है ना। कितनी मजेदार या दुखद भरी बात। तो सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ की ट्रेनिंग दे दी जाती है, और ये इतनी खतरनाक है, अगर ये खराब हो गई ना तो इस वजह से अगर कोई डिस्टरबेंस हुआ इस ट्रेनिंग में, तो इस वजह से हमारी ऑटो इम्यूनिटी ही कॉज हो जाती है। समझ में आया? ऑटो इम्यूनिटी आगे बताऊंगी क्या है, लेकिन समझ लो कि बहुत ही ज्यादा दुख भरी कहानी है ऑटो इम्यूनिटी की। उम्मीद है कि तुम्हें थाइमस की कहानी मेरी जुबानी समझ में आ गई होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, चलो बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होता है, बच्चा पहुंच गया अपने ससुराल, इंटरैक्शन होगा। सो दीज आर द ऑर्गन्स टू विच मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स माइग्रेट्स फ्रॉम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। सीधी सी बात है, माइके से ससुराल तो जाना ही है, ठीक है। इंटरैक्ट विद एंटीजन एंड देन प्रोलिफरेट्स टू बिकम इफेक्टर सेल। एंटीजन से इंटरेक्शन होगा, उसके अगेंस्ट अपना नंबर बढ़ाएंगे और बन जाएंगे इफेक्टर सेल्स, यानी कि वो सेल्स जो काम कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा स्प्लीन, उसके बाद लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स के अलावा टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज एंड योर अपेंडिक्स, ठीक है। स्प्लीन पेट के ऊपर, लिम्फ नोड्स हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, टॉन्सिल्स फेरिंग्स वाले रीजन्स में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल्स, लिम्फोइड टिश्यूज का ही पैच होता है, पियर्स पैचेस इंटेस्टाइन में होते हैं लिम्फोइड टिश्यूज, माल्ट इज योर म्यूकस, जहां जहां म्यूकस और लाइनिंग होती है वहां वहां माल्ट होता है, और हमारी अपेंडिक्स तो हमें पता ही है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं स्प्लीन की। स्प्लीन, तो ये हमारा स्टमक, इसके ऊपर ऐसे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन है। तो इट इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन जहां पर लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स दोनों होते हैं। फैगोसाइट्स हाँ, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस तो मैं बताया ना ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे एल्वेलाई में डस्ट सेल, ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल्स, ऐसे हमारे यहाँ पर भी होते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स स्प्लीन में, ठीक है, मैक्रोफेजेस होते हैं। और इनका काम क्या होता है, जो आरबीसी मर चुकी हैं उनको मारना, माइक्रोब्स को मारना, इसीलिए स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड द ब्लड बैंक। समझ में आया? आरबीसी मर जाती है, वो आ जाती है, और यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होते हैं जो एंटीजन स्पेसिफिक इंटरेक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज योर लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स का मैं तुम्हें बताती हूँ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये जो तुम्हें पूरी बॉडी में डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये है लिम्फ नोड्स। देखो यहाँ पे बहुत कुछ है, ये तुम्हारी थाइमस बाइलोब स्ट्रक्चर किसके पीछे था, स्टर्नम के पीछे और अयोटा के आगे, तो ये वो गया। यहाँ पे हमारी सारी लिम्फ नोड्स, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये हमारा स्प्लीन बीन शेप्ड ऑर्गन, और ये वही है लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, सारा कुछ कोऑर्डिनेटेड रहता है, ये लिम्फ नोड्स हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, lymph nodes की अगर बात करें, so these are found in lymphatic organs and they trap microbes and antigens. NCERT में लिखा हुआ है they filtered blood borne antigens, यानी कि कोई भी ब्लड बॉर्न एंटीजन है वो लिम्फ से होते हुए लिम्फ नोड्स में जाएगा, और लिम्फ नोड्स उसको ऐसे किडनैप कर लेंगी, जेल में बांध देंगे और वहीं पे उसका खात्मा कर देंगे। तो यहाँ पे वो सारी चीजें होती है। नेक्स्ट इज द माल्ट।
माल्ट मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ऐसा टिश्यूज जो म्यूकोसा लेयर में होता है। आप जल्दी से सोचो कि हमारी बॉडी में म्यूकस कहाँ कहाँ होता है। मैम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। तो ये जो सारी ही ट्रैक्ट्स की इंटरनल लाइनिंग है वो म्यूकोसा बनाता है, क्योंकि म्यूकस रिलीज करना है। तो वहां पर जो टिश्यू होता है दैट इज माल्ट, है ना। तो इट इज प्रेजेंट विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, और ये बनाता है 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज। इंपॉर्टेंट, ठीक है, 50% लिम्फोइड टिश्यूज बनाता है। कहाँ का प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, यानी कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी, एबिलिटी। तो देखो हमारी बॉडी में दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। एक तो वो जो हम स्टार्टिंग से ही दहेज में लाते हैं, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट है। दूसरी वो जो हमने सीखी है और सीख सीख के ही एक्वायर की है, सीखी है और अप्लाई की है, तो दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो बाय बर्थ होगी वो इन्नेट होगी, और जो पैदा होने के बाद हमने एक्वायर की है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। बाय बर्थ की जो इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी, वो बहुत ही ज्यादा नॉन स्पेसिफिक होती है। जैसा आएगा कोई भी आए सबके लिए एक सेम काम करेगी। लेकिन एक्वायर्ड वाले क्या होती है, थोड़ी सी स्पेसिफिक हो जाती है कि भाई अगर ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया आया तो मैं ऐसे काम करूंगी, वायरस आया तो मैं ऐसे काम करूंगी, इस टाइप से इसका काम चलता है ना। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट द पैथोजेंस। कोई नई बात नहीं है। दो टाइप्स है। सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको हम इनबॉर्न इम्यूनिटी बोलते हैं, बाय बर्थ प्रेजेंट है। तो इंपॉर्टेंट, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। कहाँ मिली? बर्थ के टाइम पर ही, नॉन स्पेसिफिक, सबको एक समान मान के चलती है। इस इम्यूनिटी में 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स मतलब ये 4 तरीके की कोशिश करती है कि पैथोजन अंदर आके अपना काम ना कर पाए, है ना। तो सबसे पहले तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो कवरिंग बनी हुई है स्किन की, या फिर तुम्हारी बॉडी में कोई भी इंटरनल ट्यूब्स हैं, कोई भी ओपनिंग्स है, तो उसमें भी म्यूकस प्रेजेंट होगा। तो ये जो म्यूकस एपिथेलियम है और जो हमारी स्किन है, वो सबसे पहले होते हैं फिजिकल बैरियर, जिनका काम है पैथोजन को अंदर ही नहीं आने देना। लेकिन मान लो पैथोजन अंदर आ जाए, तब भी उसे रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो? हमारी स्किन मतलब हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं जो फाइट करेंगे, या फिर हमारे पेट में एसिडिक पीएच, लाइसोजाइम्स इन योर टीयर्स, सलाइवा, ये सारी चीजें, या और अंदर चला गया तो कुछ केमिकल। तो अलग अलग लेवल्स पे हम इसको डील कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला लेवल जो होता है वो होता है फिजिकल बैरियर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। फिजिकल बैरियर प्रिवेंट करता है एंट्री को। क्या क्या आती है? स्किन एंड म्यूकस, ठीक है, ट्रैप कर लेते हैं पैथोजेंस को। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का एग्जांपल जैसे कि तुम्हारे गैस्ट्रिक HCl, पेट में HCl, सलाइवा में और टीयर्स में, दोनों में क्या प्रेजेंट है? लाइसोजाइम। मेरे भोले बच्चों, लाइसोजाइम और लाइसोसोम को कंफ्यूज मत करना। लाइसोसोम सेल के अंदर होता है, लाइसोजाइम इज एन एंजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम्स होती है। सेलुलर बैरियर्स में क्या आते हैं? हमारे फेगोसाइट्स, जैसे कि WBCs। WBCs में ये नाम जो लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ये क्या है? तो तुम्हें पता है हमारा जो न्यूट्रोफिल है बच्चों, इसमें एक तो मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है ना, काफी सारे लोब्स होते हैं। एंड दूसरा, द न्यूट्रोफिल इज फैगोसिटिक है, ठीक है। तो अब इसकी कोई शेप थोड़ी ना है, कभी ऐसे पड़ा होगा, कभी ऐसे पड़ा होगा, कभी ऐसे पड़ा होगा, है ना। अलग अलग शेप बनाता है क्योंकि फैगोसाइटिक है, इसलिए इसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अलग अलग इसकी शेप्स और अलग अलग इसकी न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी है, बीइंग मल्टी लोब्ड। क्लियर? इसके अलावा और क्या आते हैं? मोनोसाइट्स, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, ये सारे सेलुलर बैरियर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर्स की। तो साइटोकाइन बैरियर्स का काम क्या होता है? ऐसे समझो, तुम बॉर्डर की बातें करो, बॉर्डर, ठीक है। एक सेल है और इसके अगल बगल में और सेल्स है, ठीक है। अब हो क्या रहा है इसमें? ये जो ब्लू वाला सेल है ये हो गया है वायरस इन्फेक्टेड, ये वायरस इन्फेक्टेड है, और इसके अगल बगल वाले सारे सेल्स है हैप्पी 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 हैप्पी। क्यों हैप्पी है? क्योंकि अभी वायरस इनके पास नहीं आया है। लेकिन बेचारा जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो मर जाएगा, और इसे पता है कि मेरे साथ साथ ये मेरे सारे दोस्त भी मर जाने हैं। तो ये क्या करता है? खुद शहीद होते होते अपने सेल्स को बचाने के लिए एक केमिकल रिलीज करता है, ठीक है। क्या रिलीज करता है? केमिकल।
ऐसे। इट रिलीज केमिकल्स जो अगल बगल वाले सेल्स को प्रोटेक्शन देता है, कुछ ऐसे, ठीक है। ये जो केमिकल्स यहां से रिलीज हो रहे हैं यहां और यहां, इनको कहा जाता है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स एंड दीज आर योर ग्लाइकोप्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट्स अ साइटोकाइन प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन साइटोकाइन से सेल्स वाले प्रोटीन है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है। और ये क्या करता है, आजू बाजू वाले सेल्स को वायरस का इन्फेक्शन होने से रोकता है बाय प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन ऑफ वायरस। समझ में आया? ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? जो तुमने सीखी है आफ्टर द बर्थ। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि तुमने इसको अडेप्ट किया है। एंड बीइंग अडेप्टिव इट इज पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। धीरे धीरे हमें दुनिया की समझ आने लग जाती है ना, तो हम स्पेसिफिक हो जाते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो स्पेसिफिसिटी आ जाती है। नेक्स्ट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेमोरी। जैसे मान लो हम कभी किसी से इंटरेक्ट किए और हमें पता चल गया तो डबल फेस्ड वाला इंसान है ना, तो हमारे दिमाग में उसकी एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी कि जब भी वो आए तो उससे बच के रहना, उसके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना, बिकॉज ही हैज अ डुअल फेस। तो यही काम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। इसने पहचान लिया है सारे पैथोजन्स को, तो ये उसके लिए मेमोरी भी बना देता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वही पैथोजन आए तो बॉडी उसके लिए और बढ़ चढ़कर काम करे, ठीक है, रिस्पॉन्स करे। सो memory, that is during first encounter of pathogen, body produces primary response in low intensity. Second encounter of same pathogen causes a secondary response in high intensity. यानी कि जैसे मान लो तुम पहली बार किसी से मिल रहे हो and you have to greet them by saying good morning, ठीक है। तो पहली बार जब तुम किसी से मिलोगे वो हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। उस टाइम तुम्हारी इंटेंसिटी लो होगी, क्योंकि तुम थोड़ा सोचोगे पता नहीं इसको ठीक लगेगा नहीं लगेगा, इसकी क्या सोच है वगैरह वगैरह। तो तुम गुड मॉर्निंग उतना लाइटली बोलोगे, बहुत लाइटली बोलोगे, ऐसे बोलोगे गुड मॉर्निंग ऐसे। लेकिन जब सेकंड टाइम वही इंसान आया और तुम्हें पता है कि फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन बहुत अच्छा, तो बेस्ट फ्रेंड्स ही हो मान लो, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, तो आगे जाके सेकंड रिस्पॉन्स में तुम क्या करोगे, गुड मॉर्निंग ऐसे, है ना। तो मैंने कब गुड मॉर्निंग बोला, कब गुड मॉर्निंग बोला, इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि अब तुम्हारे सामने आ रहा है एक कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट एनकाउंटर, पहली बार मिले, ठीक है। तो फर्स्ट एनकाउंटर थोड़ा सा फॉर्मल था, तो फर्स्ट एनकाउंटर में तुमने क्या बोला, गुड और मॉर्निंग। हाय हाय क्या बन रहा है ये, गुड मॉर्निंग। यानी कि अब ये गुड मॉर्निंग कुछ नहीं है, तुम्हारी एंटीबॉडीज है। गुड छोटा है यानी कि IgG कम होंगी, और मॉर्निंग ज्यादा है तो IgM ज्यादा होगी। ये याद करना है तुम्हें, गुड मॉर्निंग, इसलिए मैंने ऐसे बताया, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स ओवरऑल कैसा होता है, लो इंटेंसिटी का, लो इंटेंसिटी, ठीक है। और यहां पे तुमने क्या क्रिएट कर ली, फॉलोड बाय क्रिएशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी बना ली, है ना। अब मान लो तुम्हारे सामने वही इंसान दोबारा से आया, सेकंड एनकाउंटर, और तुम्हें पता था अरे यार हमारी तो वाइब मैच हो गई थी, एकदम बढ़िया इंसान है, बढ़िया ये लड़की तो बढ़िया ये लड़का तो, है ना। तो तुम गुड मॉर्निंग ऐसे बोलोगे, है ना। तो इस बार तुम्हारा गुड ज्यादा होगा, बड़ा, और मॉर्निंग छोटी होगी, विच मीन्स बच्चों दिस टाइम IgG विल बी मोर एंड IgM विल बी लेस। इसे कहा जाता है हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स। ये लो इंटेंसिटी था, ये हाई इंटेंसिटी है, और सेकेंडरी एनकाउंटर को ही कहा जाता है एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स समझ में आई? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, है ना। चलो
देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वही है, प्राइमरी इनकाउंटर होगा लो इंटेंसिटी का, सेकेंडरी इनकाउंटर सेम पैथोजन से होगा हाई इंटेंसिटी का, और इसे कहा जाता है एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विथ बी एंड टी सेल्स। नई बात नहीं है भाई, बी और टी सेल्स की पूरी कहानी पढ़नी है हमें, है ना। T lymphocytes produces antibodies. These are proteins to fight the pathogen and these. अब देखो ये, अब इन्हें यहाँ पे जो कहानी लिखी है सब भूल जाओ। अब तुम्हारी अमीशा मैम इतना इजी कर देगी तुम्हारे लिए, बहुत ही ज्यादा। देखो हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, उनको कहा जाता है माइक्रोपुलिस। पूरी बॉडी के चक्कर लगाते हैं ढूंढने के लिए कि कोई पैथोजन तो नहीं आ गया, पैथोजन तो नहीं आ गया। पुलिस है, चोर चोर को ढूंढते हैं। अब क्या होगा, ये न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, ये घूम रहे थे और इनके पास ग्रैन्यूल्स हैं, गन है बहुत सारी, ठीक है, और इनके पास एक टोकरी विच इज रिसेप्टर, ठीक है। अब क्या हुआ, घूमते 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 इन्हें एक पैथोजन मिल गया, एक चोर मिल गया, तो फटाफट उसको धर दबोचेंगे, है ना, और उसको बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे, ठीक है। मार मार के उसके टुकड़े बना देंगे और उसके टुकड़ों को ऐसे बना देते हैं ना, टुकड़े करके, मतलब वांटेड का वो लगा देते हैं। तो वांटेड करने के लिए ये उसके टुकड़ों को अपने सरफेस पे लेके घूमेंगे, है ना। क्या है ये, मान लो पैथोजन, और ये सेल क्या है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल से, ठीक है। इन्होंने पैथोजन को ढूंढा और उसको मार मार के अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करके घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं, ताकि बॉडी के सारे सेल्स को पता चल जाए कि देखो दुश्मन आ गया है, अब तुम्हें काम करना है। जैसे सेना में होता है ना, बॉर्डर पे कोई सेना तैनात होती है, वो फिर बूट कैंप पे जाके बताती है जल्दी जल्दी चलो आतंकवादी आ गए, आतंकवादी आ गए। सेम वही कंसेप्ट है। अब इसको पहचानने का काम, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा बनाती हूँ ताकि अच्छे से इंटरेक्शन दिखे। ये रहा वो रिसेप्टर ना, और ये रहा वो पैथोजन। दिस इज द पैथोजन। अब न्यूट्रोफिल से बात करने की परमिशन केवल और केवल टी सेल्स के पास है। टी सेल्स ही होते हैं जो सेल से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ गए कौन, टी सेल। दिस इज योर टी सेल, टी लिम्फोसाइट। अब टी सेल के पास भी अपने रिसेप्टर होते हैं और इन रिसेप्टर से ये बात कर लेता है, पहचान लेता है, अच्छा ये आया है, अब हमें ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि टी सेल का कौन सा टाइप है। तो मान लो इफ टी सेल इज TH, TC एंड TS। ये टी सेल्स की अलग अलग कैटेगरी है। TH मतलब होता है T हेल्पर सेल। क्या होता है, T हेल्पर सेल। TC होता है T साइटोटॉक्सिक सेल, साइटोटॉक्सिक सेल। और TS होता है T सप्रेसर सेल। अब क्या है, ये जो टी हेल्पर सेल है इसके अपने अपने फंक्शन है। ये क्या करेगा, इट बी सेल टू फॉर्म एंटीबॉडी। ये बी सेल की हेल्प करेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए। ये जो साइटोटॉक्सिक सेल है ये क्या करेगा, किल पैथोजन इन्फेक्टेड सेल। ऐसे सेल्स जो इस पैथोजन से इन्फेक्ट हो चुके होंगे उनको किल करने का काम करेगा। लेकिन भाई जब लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसको रोकने का भी तो कोई काम करेगा ना। सो दैट वर्क इज अंडरटेकन बाय सप्रेसर, आवर अंडरटेकर। इसका काम है टू डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को रोकने का काम करेगा सप्रेसर सेल। अब हमारा इंटरेस्ट जो है वो है किसमें, इसमें टी हेल्पर सेल में। ये जो हेल्प कर रहे थे बी सेल की एंटीबॉडी बनाने के लिए, ये आए यहाँ पर, है ना, काम करने के लिए आए। काम क्या है इनका, बी सेल की हेल्प करना एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो भाई अब हम बना लेंगे बी सेल। कहाँ है हमारे बी सेल, ये रहे, ये है हमारा बी सेल। दिस इज आवर बी सेल, भोला भाला सा, ठीक है।
तो बी सेल की हेल्प कर रहे हैं टी हेल्पर सेल्स एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो ये जो बी सेल है ये अपने आप को क्या करेगा, दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर लेगा। एक होंगे मेमोरी बी सेल, ये मेमोरी बना के बैठ जाएंगे, भाई अगली बार आना तो उसे बताऊंगा अच्छा या बुरा है, उस हिसाब से मेमोरी बना लेते हैं फर्स्ट एनकाउंटर की। और ये वाले जो सेल है इनको हम नाम देते हैं इफेक्टर बी सेल, जो अफेक्ट करेंगे। अफेक्ट क्या होता है इनका, ये तुरंत के तुरंत क्या करेंगे, स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इम्यूनो ग्लोब्यूलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाना शुरू कर देंगे। समझ में आया है ना, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब क्या हो रहा है, अब आ रहा है कहानी में ट्विस्ट। यहां पे जो इंटरेक्शन तुम्हारा चल रहा है, ये सेल सेल की बातचीत वाला इंटरेक्शन, इसे तो कहा जाता है बच्चों सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI कमाई। जहां दो सेल बात करके इम्यून सिस्टम संभाल रहे हैं वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और जहां इम्यूनिटी हो रही है किसकी वजह से, बी सेल्स की एंटीबॉडी की वजह से, उसको हम नाम देते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या हो रहा है सब समझो। न्यूट्रोफिल माइक्रोपोलिस है, पैथोजन को धर दबोच के अपने सर पे एक्सप्रेस करने लग गए। इसको पहचानने का काम कौन करेगा, टी सेल। टी सेल के तीन कैटेगरी आ सकती है, हेल्पर, साइटोटॉक्सिक, सप्रेसर। हेल्पर सेल बी सेल की हेल्प करेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए, है ना। बी सेल मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर कुछ अफेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इफेक्टर वाले बी सेल्स बनाएंगे एंटीबॉडी, और एंटीबॉडीज का ही दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो ये वाली जो इम्यूनिटी है एंटीबॉडीज की वजह से इसे कहा जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्लाज्मा में डिसॉल्व रहती है। ये वाली जो इम्यूनिटी है सेल सेल के इंटरेक्शन की वजह से इसे कहा जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बात आई समझ में? हाँ, तो यानी कि मैम एक बात बताओ कि हमारे सेल्फ और नॉन सेल्फ की ट्रेनिंग भी तो टी सेल को दी जाती थी, है ना। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में CMI काम करेंगे या ह्यूमोरल इम्यूनिटी काम करेंगी, वो तुम बताओ। सोचो सोचो सोचो, कौन सी इम्यूनिटी काम करेगी। एक्वायर्ड, यहाँ पे बात करते हैं। हाँ चलो तुम सोचो, तब तक हम ये वाली बात पढ़ लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के क्या टाइप्स हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, जो कौन मीडिएट करता है, एंटीबॉडी, है ना। इट इज इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज का ही दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। कहाँ मिलती है ये, ब्लड प्लाज्मा में। दूसरा आता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कौन मीडिएट करते हैं, टी सेल्स। एंड द बॉडी, इंपॉर्टेंट, body can differentiate self and non-self and the CMI causes graft rejection। क्यों बच्चों, क्योंकि मान लो एक है बबीता और एक है सविता, तो सविता का आईडी कार्ड अलग होगा, बबीता का आईडी कार्ड अलग होगा। तो अगर मैं बबीता की बॉडी की किडनी अगर सविता में डालना चाहूं तो सविता के टी सेल तो पहचान जाएंगे ना कि ये तो पराया है, दुश्मन है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वो उसके ऑर्गन को रिजेक्ट करेंगे, विच इज कॉल्ड एज ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, ज्यादातर ऐसा होता है कि मुश्किल से लाखों में से कोई एक या दो इंडिविजुअल्स का ये आईडी कार्ड थोड़ा बहुत सेम हो जाता है, थोड़ा बहुत, बट 100% सेम नहीं होता। तो ऐसे इंसानों को ग्राफ्ट रिजेक्शन के टाइम पे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती है, जो उसको लाइफ टाइम तक खानी रहती है, ताकि उसका इम्यून रिस्पॉन्स कभी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव ना हो जाए और उस ऑर्गन को खत्म ना कर दे। आया समझ में? सो टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग, हमारे यहाँ पे तो कुंडली मैचिंग चलती है, तो कुंडली मैचिंग से भी इंपॉर्टेंट है टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग दी जानी चाहिए जब भी हमें कोई भी ट्रांसप्लांट कराना होता है तब। बात आई समझ में? सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है। हाँ जी, तो अब मैं तुम्हें बताने वाली थी यहाँ पे एक बात, यहीं पे पहले बात कर लेते हैं। देखो ये है हमारी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को मैं अपने हिसाब से बना के दिखाती हूँ। वेरी सिंपल, एक है हमारे पास हैवी चेन,
एक ये हैवी चेन हो गई है ना, और एक यहाँ पे हैवी चेन बना लो। फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना तुम लोग। क्लियर, ये हैवी चेन है। अब इसके पैरेलल में बच्चों होती है लाइट चेन। यह लाइट चेन, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, ऐसे दूसरा पार्ट यहाँ पे करते हैं। अब बच्चों तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड के कंपोनेंट्स में एक प्रोटीन कंपोनेंट भी होता था। और प्रोटीन कंपोनेंट्स में हमारे 3 प्रोटीन्स होते थे, फिब्रिनोजेंस, ग्लोबुलिन्स एंड योर एल्ब्यूमिन्स। तो जो ग्लोबुलिन वाला प्रोटीन है वो हमारे ब्लड के इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाता है, विच इज एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी यानी कि प्रोटीनेशियस हुई, और प्रोटीनेशियस होने की वजह से हम कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब कोई भी पॉलीपेप्टाइड होती है तो उसके 2 एंड्स होते हैं, बीइंग मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, जिसमें एक NH2 और एक COH ग्रुप होता है। तो एक जगह हमारा COH रह जाता है फ्री, एक जगह NH2 ग्रुप फ्री रह जाता है। तो यहाँ से बनता है हमारा एक N टर्मिनस और एक C टर्मिनस। तो यहाँ पर NCERT में यहाँ पे C लिखा हुआ है विच रिप्रेजेंट्स C टर्मिनस, और ऊपर वाला यहाँ पर हो जाएगा N टर्मिनस। केस विद दिस वन। तो यहाँ जो ऑरेंज वाली बेंड है ये तो है बच्चों लाइट चेन। क्या है ये? लाइट चेन है ना। और जो ग्रीन वाला बेंड है दिस इज योर हैवी चेन, है ना। तो यहां पर तुम्हें टोटल कितने हैवी चेन दिख रहे हैं? 2। तो इस पॉलीपेप्टाइड में हैवी चेन कितने हैं? H2 यानी कि 2। और लाइट चेन कितनी है? 2, H2L2। तो हमारी एंटीबॉडीज को हम प्यार से कोड की फॉर्म में H2L2 बोल लेते हैं। अब ये जो H2L2 है, हमारे जो हैवी चेन्स और लाइट चेन्स है, इनको डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट जोन्स में, ये और ये, ठीक है। तो यहां पर ऊपर वाले जो जोन्स है ये और ये, इनको कहा जाता है वेरिएबल रीजन्स, एंड नीचे वालों को कहा जाता है कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन मतलब ये क्या होता है, जैसे ग्लव्स होते हैं ना, जैसे उसमें फिंगर डालोगे इस हिसाब से वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। तो सेम यही है भाई, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज फिक्स्ड है, लेकिन एंटीजन का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कितने मिलियंस में हो सकते हैं। उन मिलियंस एंटीजन से हमारी सेम एंटीबॉडीज को फाइट करना है। तो इसीलिए यहाँ पर ऊपर एक वेरिएबल रीजन होता है जो हर तरीके के एंटीजन के अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर लेगा, ठीक है। तो अब इस वेरिएबल रीजन का भी जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला कैसे करूं, ये वाला रीजन, दिस हाइलाइटेड पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज ध्यान से सुनना, दिस इज नोन एज हाइपर वेरिएबल रीजन, या फिर इसका दूसरा नाम है पैराटोप, एंड यहां पे P आएगा, P। दिस इज पैराटोप एंड इट बाइंड्स विथ एपिटोप ऑफ एंटीजन, बाइंड्स विथ एपिटोप ऑफ एंटीजन। बात समझ में आई एंटीबॉडी की? यहां पर एंटीबॉडी की चेन्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे, ब्रिजेस होंगे। अब तुम यहां से एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लो।
तो यहाँ पर ये तुम्हें दिख रही है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स यानी कि पैराटोप्स। ये लाइट चेन है, लाइट चेन में ये वेरिएबल रीजन, ये कांस्टेंट रीजन। यहाँ पे तुम्हें डाइसल्फाइड ब्रिजेस दिख रहे होंगे, ये सी टर्मिनस और ये एन टर्मिनस। और इस तरीके से हमारी एंटीबॉडी में क्या होती है, 2 लाइट चेन्स एंड 2 हैवी चेन्स। अब हमारी बॉडी के जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, जिनका दूसरा नाम क्या है, दीज आर एंटीबॉडीज। एंड एंटीबॉडीज आर द पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, है ना। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम आईजी से। तो हमारी बॉडी में आईजी के 5 टाइप्स हैं, जिनको तुम याद करोगे गेम डी, गेम डी, आईजी, 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 गेम, गैम, 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 डी। ठीक है, बड़ी मजेदार बात है, सुनो। आईजीजी ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा से क्रॉस करके फीटस को मिलती है। तो आईजीजी की खास बात क्या है, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ठीक है, आईजीए की क्या खास बात है, इट इज अ सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन। एग्जाम्पल कहाँ मिलती है ये, टीयर्स में। कहाँ मिलती है ये, कोलेस्ट्रम में। कोलेस्ट्रम माँ का पहला गाढ़ा दूध, है ना, कोलेस्ट्रम में मिलती है। आईजीएम की अगर बात करें तो ये पेंटामेरिक होती है, कुछ ऐसे। ऐसी इसकी शेप होती है। सो दिस इज पेंटामेरिक। ठीक है, आईजीई की बात करें तो इट इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। एंड आईजीडी जो होती है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। ये आरबीसी के सरफेस पर ही, आरबीसी नहीं सॉरी, बी सेल्स के सरफेस पर ही बाउंडेड रहती है। ठीक है बच्चों, तो हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे बहुत टाइप्स हैं भाई, बहुत टाइप्स। कौन सा टाइप किस बेसिस पे है वो याद रखना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नेचुरल टाइप था जो हमारी बॉडी में है, सेल मीडिएटेड, और हमारा कौन सा, ह्यूमोरल। दूसरा टाइप है कि तुम इम्यूनिटी को कैसे ले रहे हो बाहर से, तो उसके 2 टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो होगा क्या, जैसे मान लो एक बहुत ही ज्यादा एक वेल टू डू फैमिली का बच्चा है, जो मतलब इतनी ज्यादा रईसी है, इतनी ज्यादा रईसी है। जब उसने देखा है बचपन से पैसा है, इतनी रईसी, तो वो क्यों ही काम करेगा ज्यादा, क्यों ही मेहनत करेगा, ही विल कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू अ पैसिव इंडिविजुअल। लेकिन जिसने मम्मी पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा, तो वो भी लाइफ टाइम, मतलब वो भी अपने आप को एक बेटर लाइफ देने के लिए स्ट्रगल करेगा, यानी कि ही नीड्स टू बी एक्टिव। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम किसी की बॉडी में एंटीजन डाल रहे हो, तो उसकी बॉडी को काम करना पड़ेगा उसको किल करने के लिए। और वो काम क्यों करा रहे हैं, ताकि वो काम करे तो मेमोरी बिल्डअप हो जाए। मेमोरी बिल्डअप होगी तो नेक्स्ट टाइम जब वो पैथोजन फिर से आएगा तो बॉडी बढ़ चढ़कर काम करेगी, है ना। तो वो जाती है एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, तुम्हें एंटीबॉडी तो बनवानी थी, अब तुम पहले से एंटीबॉडी डाल दो तो बॉडी क्यों ही काम करेगी, तो वो जाएगी पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इट इज द इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन्स। एंटीजन तुम्हें डालना तो है बॉडी में, लेकिन ऐसा नहीं डालना कि वो बॉडी में जाके बीमारी कर दे, वरना फायदा क्या है। तुम्हें एंटीजन को सुला के भेजना है, तुम्हें बस मेमोरी बनानी है उस एंटीजन की, है ना। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो बीमारी ही कॉज करे, सिंपल उसके अपने एपिटोप्स को पहचान लेगी बॉडी तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिविंग और डेड माइक्रोब और अदर प्रोटीन, उसकी बॉडी का कोई प्रोटीन डाल दो, उसे हीट किल कर दो, उसे डेड कर दो, डीएक्टिवेट कर दो, ये सब कुछ करके भेज सकते हो बॉडी में, है ना। इट इज अ स्लो रिस्पॉन्स। क्यों है स्लो रिस्पॉन्स, बिकॉज बॉडी नीड्स टाइम टू मेक एंटी, बॉडी को भी तो टाइम चाहिए एंटीबॉडी बनाने के लिए, है ना, बिल्कुल सही बात है। सो अब ये 2 टाइप्स की है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बनेगी जब तुम्हारी बॉडी में नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है, जो नॉर्मली होता है, कुछ भी बीमारी हो गई तब जो इम्यूनिटी बन रही है वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है।
और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कब होगी? जब ये डेवलप करवाई जाती है बाय इंजेक्टिंग माइक्रोब्स डेलिबरेटली, जानबूझ के, ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, टीकाकरण जो होता है, कोविड का हमें वैक्सीनेशन लगाई गई थी, वो यही तो थी, कोविड के प्रोटीन्स को हमारी बॉडी में डाला था ताकि बॉडी पहचान जाए, अच्छा ये तो कोविड भाई साहब है, हाँ, कोरोना वायरस। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। यहां पर रेडीमेड एंटीबॉडी, एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, यानी कि पहले से ही जो बनी हुई एंटीबॉडीज है उनको डाल दिया जाता है डायरेक्टली, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एंटीबॉडी डाल दी तो ये फास्ट होगी, फास्टर एज कंपेयर टू एक्टिव। इमीडिएट रिस्पॉन्स, बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, लेकिन फास्टर और इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इमीडिएट चाहिए, इमीडिएट, तो पैसिव इम्यूनिटी देनी है। पैसिव इम्यूनिटी के नेचुरल एग्जाम्पल हैं जब हमें मदर से, प्लेसेंटा से फीटस में आती है IgG। दूसरा एग्जाम्पल है IgA इन कलेस्ट्रम, इन्फेंट्स को दी जाती है। इन्फेंट्स और फीटस में क्या डिफरेंस है? फीटस गेस्टेशनल पीरियड में, इन्फेंट्स पैदा होने से 2 साल तक के अंदर, ठीक है। आर्टिफिशियल एग्जाम्पल है एंटी टिटनस सीरम, टिटनस के अगेंस्ट जो हम सीरम वगैरह देते हैं, या फिर दूसरा एग्जाम्पल है इसका एंटीवेनम, स्नेक बाइट के टाइम पे जो हम एंटीवेनम देते हैं, दैट इज एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। अब मेमोरी के बेसिस पे, इंपॉर्टेंट है, मेमोरी के बेसिस पे हमारे इम्यूनाइजेशन के 2 टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो तुम बाहर से लगवा रहे हो, और पैसिव इम्यूनाइजेशन। दोनों में ही मेमोरीज का बढ़ चढ़कर योगदान है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन को ही हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन दी जाती है, टीका लगाया जाता है, और उस वैक्सीन में क्या होगा, पैथोजन का कोई प्रोटीन होगा, पैथोजन खुद ही इनएक्टिवेटेड होके बॉडी में जाएगा, ठीक है। फायदा, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी बॉडी में। देन एक्चुअल इन्फेक्शन जब होगा तो ये जो एंटीबॉडीज हैं और एंटीबॉडीज बनेंगी, और हमारा जो इन्फेक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। वैक्सीन से क्या होगा, हमारे बी और टी सेल्स मेमोरी वाले बन जाएंगे, बिल्कुल मेमोरी पर बेस्ड है। दे रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली, एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन, ये वैक्सीन के नाम याद रखना, पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, टीपीटी वैक्सीन, ऐसे कराया जाता है, इंपॉर्टेंट। वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक जो तुम पढ़ते हो, नहीं पढ़ते तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, अभी आगे पढ़ाऊंगी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई है, किससे? यीस्ट से। इंपॉर्टेंट है, हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके यीस्ट से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग कर ली है। समझ में आई बात? नेक्स्ट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या है, क्या है बच्चों, क्या है? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज या फिर एंटीटॉक्सिन, है ना। कब चाहिए ये? जब तुम्हें एकदम अभी के अभी इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होगा, तब इसको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है इसके? इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनस या फिर स्नेक वेनम, एंटीवेनम जो हम देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाले दोनों टॉपिक्स तो तुम्हें समझ में आ गए होंगे, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, और उसको देने का तरीका इज द इम्यूनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एलर्जीज। एलर्जीज क्या होती हैं? एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। किसी किसी को एलर्जी होती है किसी भी चीज से, किसी किसी को लोगों से एलर्जी होती है, वो एक अलग एलर्जी है, ठीक है। डस्ट से छींक पे छींक आती है, वाटरी आइज हो जाती है, रनिंग नोज हो जाती है, पॉलन से हो जाती है, ग्लूटेन से भी हो जाती है किसी किसी को। तो ये जो अलग अलग चीजों से रिस्पॉन्स आ रहा है हमारी बॉडी को, उसे कहा जाता है एलर्जी। एंड एलर्जी की बात क्या है? दिस इज एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, यानी कि बढ़ चढ़ कर, ठीक है। जेनजीज में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, यार तो चीजों को एग्जैजरेट मत कर, ठीक है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर ना करना चीजों को। तो यहाँ पर हमारे कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए हमारे बॉडी एंटीबॉडी, मतलब हमारी जो इम्यूनिटी है वो एग्जैजरेट हो जाती है ना। तो जिन सब्सटेंस के अगेंस्ट वो काम करती है उनको कहा जाता है एलर्जेंस। सब्सटेंसेस कॉजिंग एलर्जी आर एलर्जेंस, जिसमें क्या क्या आते हैं? जस्ट माइट्स, पॉलन्स, एनिमल डैंडर, जो हमारे पैट्स के बाल वगैरह होते हैं ना, डैंडर्स एंड फर्स, ये सारी चीजें आती है। एंटीबॉडी जो एलर्जी में बनाई जाती है वो है IgE, हमने अभी पीछे ही कवर अप किया था, ठीक है, तुम मना नहीं कर सकते। IgG binds on mast cells to release chemicals like histamines and serotonin from them. It results in allergic reactions.
बेसोफिल से सिमिलर फंक्शन रखने वाले सेल्स होते हैं बेस मास्ट सेल्स, एंड मास्ट सेल्स रिलीज करते हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जो वासो कंस्ट्रिक्शन और इन्फ्लामेशन करा के एलर्जी कॉज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। सिम्टम को याद रखने से पहले इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है। एलर्जी मेजरली अफेक्ट्स स्किन एंड म्यूकस एपिथेलियम। स्किन और म्यूकस एपिथेलियम को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है एलर्जी। ठीक है, इसलिए तुमने देखा होगा एलर्जी के टाइम पे स्किन में रैशेज आ जाते हैं, रेड रेड रैशेज आ जाते हैं, या फिर वाटरी आइज वगैरह हो जाती है, क्योंकि हमारे म्यूकस एपिथेलियम को अफेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे सिम्टम्स क्या होंगे, स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग एंड स्किन रैशेज। सांस लेने में दिक्कत होती है ना, कभी कभी हाथ जाते हैं, या ऐसी जो सिचुएशंस आती है वो सब एलर्जी के केस में होती है। ठीक है, अब कैसे पता चले कि एलर्जी को कॉज किसने किया है, तो यहाँ पे पेशेंट इज एक्सपोज्ड और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस। मतलब ऐसा है भाई, तो मैं शक है कि ये पेशेंट इस चीज से एलर्जेटिक हो सकता है, तो उसकी बॉडी में उसकी बहुत स्मॉल डोजेज दे दो, और फिर चेक करो कि उसकी बॉडी में क्या क्या उससे सिम्टम्स आए हैं, क्या क्या उसकी कैसे उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि भाई इस इंसान को इस पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है ना। बहुत सिंपल सी बात है ये। ट्रीटमेंट क्या है, ड्रग्स देनी है जैसे कि एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स। ये 3 चीजें देनी है। क्या 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 देनी है उसको, सांस देनी है, सांस। ठीक है, सांस देनी है। सांस में क्या है, स्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनलिन। ठीक है, किसी को एलर्जी हो रही है उसको सांस दे दो, उसको उसकी सांस से मिला दो। तो सांस में क्या क्या है, स्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामाइन्स एंड एड्रेनलिन। क्लियर है। अस्थमा भी एक रेस्पिरेटरी डिसीज है जो कि एलर्जी की वजह से होती है, बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी सिंपल सी बात है कि हमारी मेट्रो सिटीज या मेट्रो जो हमारी लाइफ चल रही है, इतनी ज्यादा बिजी लाइफ चल रही है, वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा होता है ऐसा। अब अपने रूरल एरियाज में चले जाओ, जो बच्चे होते हैं उनमें कम ही बीमारी होती है, एलर्जी भी ज्यादा कुछ नहीं होती, क्योंकि वो बचपन से ही अपने एनवायरमेंट से इतना इंटरेक्ट किए हुए हैं कि उनके अंदर हर चीज की मेमोरी क्रिएटेड है। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक जनरल सी डिस्कशन है। इसके बाद बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी की। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, इम्यूनिटी अगेंस्ट सेल्फ। जैसे मान लो तुमने बच्चे को कितना भी रटा दो, बेटा ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, वो एंड में जाके उसको कुछ ना कुछ स्वाहा तो करना ही है। ऐसे सेम है, अगर मान लो तुमने टी सेल को रटवा दिया, देखिए अपना या पराया, अपना पराया, रट ले रट ले रट ले, और कुछ दिक्कत हो गई, वो भूल गया, तो क्या हो जाएगा, हमारी ही बॉडी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और एक कंडीशन आ जाएगी ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में हमारी इम्यूनिटी हमारे सेल्फ सेल्स को ही टारगेट करती है और उसको किल करने का काम करती है। ठीक है, सो in higher vertebrate, memory-based acquired immunity evolved based on ability to differentiate foreign, मतलब वही बात है, सेल्फ नॉन सेल्फ वाली ट्रेनिंग दी जाती है। Sometimes ड्यू टू, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक कॉजेस में होता है। जेनेटिक कॉज के अलावा कुछ और भी कॉजेस होते हैं जिस वजह से बॉडी हमारे सेल्फ सेल्स को अटैक करती है, और इस वजह से आती है ऑटो इम्यून डिसीज। जैसे कि भाई ये क्या है, ये क्या है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। बच्चों आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ये हो गया गायब। हाँ जी, हम बात करते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पहला एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यहाँ पर हमारी बॉडी में किसको अटैक किया जाता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन को टारगेट कर दिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों माइस्थीनिया ग्रेविस। मैम ये कहाँ से ला रहे हो आप एग्जाम्पल, ये बच्चों हमने बायो को रटा नहीं है, हमने बायो को समझा है। 11th क्लास के एनसीईआरटी में कुछ डिसीजेस थी जो वहां पे बताया गया था ऑटो इम्यून है, तो ये वही है। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो होते थे हमारी मसल्स पे वो डैमेज हो जाते थे। ठीक है, तीसरा ग्रेव्स डिसीज, ग्रेव्स डिसीज
ग्रेव्स डिसीज में क्या अफेक्ट हो जाता था? हमारी थायराइड ग्लैंड, है ना। तो ये कुछ बीमारियां हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के, जो हमारी 11th क्लास के एनसीईआरटी में मेंशन है। किसको अफेक्ट किया जा रहा है ये तुम्हें याद होना चाहिए। तो आई गेस हमने इम्यूनिटी में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, हमने सारी चीजों को कवर अप कर लिया है ऑलमोस्ट। हाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का नेक्स्ट पार्ट लेकर, विच इज योर ड्रग्स, अल्कोहल्स एंड अल्कोहल अब्यूजेस। तो इससे पहले हमने अपनी इम्यूनिटी कर ली, हमने डिसीजेस कर ली, और मुझे उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर टीचर से ज़्यादा बच्चों को पता होता है। भाई ये बात तो तय है, इस चीज़ में तुम झुटला नहीं सकते। तो आज लेकिन हम जो ड्रग्स पढ़ने जा रहे हैं वो है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड द कोका एल्कलॉइड्स। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने डिसीजेस पढ़ी थी और हमने अपनी इम्यूनिटी कवर अप करी थी। अब ड्रग्स को पढ़ने से पहले बच्चों, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्रग्स क्या होती हैं, कहाँ से मिलती हैं, और इसके अलावा कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें ड्रग्स को बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग मैकेनिज्म। तो इन सारी चीज़ों पर हम आओ मन की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। चलो, टॉपिक इज ड्रग्स। तो ड्रग्स, पहली बात, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो जब बॉडी के अंदर डाले जाते हैं तो बॉडी में कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, दैट आर द ड्रग्स। अब ड्रग्स के जो सोर्स है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स एंड योर कॉर्न फंगस, दोनों जगहों से मिल सकते हैं हमारे ड्रग्स। ठीक है, सो ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस that when administered causes a physiological response। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ड्रग्स के सोर्सेस की, sources, so drugs are obtained from flowering plants। flowering plants को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। एंड योर फंगस, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फंगस। तो फंगस का मैं तुम्हें एग्जांपल भी बता देती हूँ, एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं है, बट एक फंगस है। तुम लोग जब ये लेक्चर देख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओगे कि ये फंगस किस क्लास का मेंबर है। क्लास नहीं, क्लास। इस फंगस का नाम है क्लेविसेप्स। इट इज योर क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, जिससे हमें मिलती है LSD ड्रग, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइन। बट इसकी फुल फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो बस एक एग्जांपल दी थी कि फंगस से क्या ड्रग मिल सकती है। ठीक है, तो यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि किस क्लास का मेंबर है फंगस का। बात करें इनके वर्किंग मैकेनिज्म की, तो बच्चों भैया देखो ध्यान से सुन लो कि ड्रग्स क्या क्या काम कर सकती हैं। तो कुछ ड्रग्स होती है जिनको हम बोलते हैं सीडेटिव, ट्रैंक्युलाइजर्स, हिप्नोटिक्स। ये क्या करती है? ये ड्रग्स हमारी बॉडी में एकदम ऐसा लगता है कि काम, पूरी बॉडी को ठंडक, काम इफेक्ट पहुंचाती है, ताकि हमें सब तरीके की दुख दर्द से, तकलीफ से, कष्ट से मुक्ति मिल जाए। ठीक है, सीडेटिव्स, ट्रैंक्युलाइजर्स क्या करती है? मेक्स द बॉडी काम एंड रिलैक्स्ड। कैसे करती है? बाय कॉजिंग हाइपरपोलराइजेशन। अब मेरे बच्चे तो इतने भोंदू हुए, कुछ बच्चे तो उन्हें पता ही नहीं होगा हाइपरपोलराइजेशन क्या होती है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, जैसे एक न्यूरॉन है ना, ये इस न्यूरॉन का साइनेप्स है एक दूसरे न्यूरॉन के साथ,
और ये न्यूरॉन जा रही है ब्रेन के पास। ठीक है, तो हर न्यूरॉन में सिग्नल जाता है डीपोलराइजेशन से, यानी कि न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल होना चाहिए वो होना चाहिए +30 मिलीवोल्ट्स। लेकिन हाइपरपोलराइजेशन के केस में जो सिग्नल होता है वो -90 तक चला जाता है। तो यहाँ से कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो यहाँ पर जाकर क्या कॉज करते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन कैसे कॉज होता है, बाय कंटिन्यूअस इफ्लक्स ऑफ के पॉजिटिव आयंस। जब लगातार के पॉजिटिव आयंस तुम्हारी न्यूरॉन से निकलती जाएंगी तो उससे हो जाएगा हाइपरपोलराइजेशन। और हाइपरपोलराइजेशन के केस में सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता। तो यहाँ से मान लो कि करे यार वो कितनी अच्छी थी, मेरे को धोखा दे दिया, अगर ऐसे सिग्नल जा रहे हैं तो हाइपरपोलराइजेशन की वजह से वो सिग्नल नहीं जाएंगे। या तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है ना, तो दर्द का सिग्नल भी आगे नहीं जाएगा। सो इन हाइपरपोलराइजेशन स्टेट सिग्नल इज नॉट ट्रांसमिटेड। क्लियर। और सीडेटिव की कैटेगरी में जो हमारी ड्रग्स आती हैं वो ड्रग्स का एग्जाम्पल है बार्बिटूरेट्स, बेंजोडायजेपिन्स, ठीक है, ये क्या है तुम्हारी, क्या है ये, सीडेटिव्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, हिप्नोटिक्स, डिप्रेसेंट्स, क्योंकि हमारे सिग्नल का ये डिप्रेस कर रही है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी ड्रग की वो आती है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स का काम ही होता है पेन में रिलीफ दिलाना, इज द वर्क ऑफ एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स में ज्यादातर जो भी एग्जाम्पल्स इसके आते हैं, दीज आर योर कौन, ओपियोइड्स, है ना। ओपियोइड्स में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज मॉर्फिन, गिवन टू पेशेंट्स पोस्ट सर्जरी। सर्जरी कराने के बाद जो दर्द वगैरह उठते हैं उसमें डॉक्टर्स मिनिमम डोजेस में मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि पेशेंट्स को तो जो पेन हो रहा है पेन से आराम मिल जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट कैटेगरी इट इज योर स्टिम्युलेंट। स्टिमुलेंट वो होंगे जो हमारी बॉडी को एक्टिव रखेंगे और अलर्ट रखेंगे, जैसे हमारी कैफीन्स, कोका एल्कलॉइड्स इसमें आते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में एक स्टेट क्रिएट करते हैं कि सब कुछ एकदम भला चंगा सी, सब मजे में सी, तुम तो भाई मजे करो, भंगड़ा पालो, मजे करो, है ना। तो ये जो स्टेज होती है हमारी बॉडी की इसे कहा जाता है यूफोरिया। तो स्टिमुलेंट्स का काम होता है बॉडी में यूफोरिया क्रिएट करना। सो दीज कॉजेस मेक्स बॉडी alert and active। ठीक है, causes यूफोरिया। यूफोरिया क्या होती है, स्टेट ऑफ वेलबींग। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज कोका एल्केलॉइड्स, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, कोकेन वगैरह, ये सारे इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हमें वैसी चीजें दिखती हैं जो है ही नहीं, या वो चीजें सुनाई देती हैं जो है ही नहीं। मतलब ऐसा होता है कि वहां पे कोई खड़ा है, या पे मुझे कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, पायलों की छन 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 आ नीचे तुम्हार। तो ये सारी जो कंडीशन है ये होती है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन तुम्हें जान के बड़ा ही अचंभा होगा, बहुत सारे बच्चे तुम में से रात में जगने के लिए कॉफी का इंटेक एक्सेसिव करते हो, है ना। मैंने
अपने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया है, तो बहुत बच्चे ऐसे भी होते थे जो कॉफ़ी का रैपर फाड़ के सीधा कॉफ़ी का पाउडर ही इनटेक कर लेते थे। तो लेट मी टेल यू कि दिस इज़ अ डेंजरस टास्क, क्योंकि एक्सेसिव लेवल ऑफ कैफीन इन योर बॉडी कैन कॉज हेलुसिनेशन, जिससे स्लीप पैरालिसिस भी हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ, स्लीप पैरालिसिस मैं तुम्हें समझाती हूँ कि क्या होता है। मेरे साथ क्योंकि हुआ है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है अगर तुम कैफीन का एक्सेसिव डोज लो या फिर स्ट्रेस की कंडीशन तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो। हालांकि एक रिसर्च वाला टॉपिक है जिस पर रिसर्च चल रही है कि पॉसिबल कॉजेस क्या है, बट उसका एक पॉसिबल कॉज हमारा कैफीन का एक्सेसिव इंटेक भी है। तो स्लीप पैरालिसिस इज बेसिकली कंडीशन जहाँ पे हमें सोते सोते पैरालिसिस आ जाता है। मतलब तुम सो रहे हो, अचानक से तुम उठोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कोई खड़ा है ना, या तुम्हें एकदम से डर लगेगा। तुम्हें सब महसूस हो रहा है कि कुछ है, कोई नेगेटिव एनर्जी है तुम्हारे आसपास, कोई आवाज़ या कुछ दिखने लगेगा, बट तुम्हारी बॉडी इतनी स्टिफ हो जाएगी, एकदम पैरालिसिस, क्योंकि तुम मूव ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलेगी, है ना। तो ये जो कंडीशन होती है स्लीप पैरालिसिस की, वैसे तो मतलब थोड़ी मज़ेदार भी है, एडवेंचरस भी है, लेकिन उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो योर बॉडी इज अनेबल टू मूव, तुम बस देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, तुम कुछ बोल ही नहीं पा रहे, मूव ही नहीं कर पा रहे। ये वाली जो कंडीशन होती है इसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। और स्लीप पैरालिसिस का एक कॉज एक्सेसिव डोजेज ऑफ स्टिमुलेंट्स भी होता है ना। तो हेलुसिनेशन वही है एक तरीके से अ ड्रीमी स्टेट, ड्रीमी। तुम में से अगर किसी को स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस हुआ हो तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस था, क्या स्टोरी थी, ज़रूर बताना, मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ पे। ड्रीमी स्टेट ऑफ सीइंग और लिसनिंग टू समथिंग दैट इज नॉट रियल। समझ में आया? एक्सेसिव डोज ऑफ कोका एल्केलॉइड्स, या चलो स्टिमुलेंट कैटेगरी लिख देती हूँ, स्टिमुलेंट्स like caffeine may cause hallucinations, है ना। ये डेफिनेशन बच्चों हेलोसिनेशन की है, हेलोसिनोजन की नहीं, हेलोसिनेशन। तो हेलोसिनेशन कॉज करने वाले एजेंट्स को क्या नाम दे देंगे? हेलोसिनोजेंस। समझ में आया? तो क्या 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 अफेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी में? सेडेटिव्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, जहाँ पे एकदम शांत, बच्चे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम डेड बॉडी हो, शांत हो जाओ, है ना, वैसा सा हो जाता है। एनाल्जेसिक्स, पेन रिलीफ, स्टिमुलेंट्स होते हैं वो एक्टिव करते हैं, अलर्ट करते हैं, और उसके बाद हेलोसिनोजेंस होते हैं वो हेलोसिनेशन कॉज करते हैं। तो अब बारी है ड्रग्स की बारे में बात करने की, जो एनसीईआरटी में गिवन है। हमारी एनसीईआरटी में 3 मेन कैटेगरीज हैं, ऑपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्केलॉइड्स, एंड ऑल दीज 3 कैटेगरीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हमें ये मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपियोइड्स की, ठीक है। जो मैं बोलती जाऊंगी कि इट इज इंपॉर्टेंट, तो मतलब बिना चूं चाहे करे उसको इंपॉर्टेंट मान लेना है, करना है, याद करना है, मेमोराइज करना है। ओपियोइड्स की बात है कि इसके जो ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? सीएनएस में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जीआई ट्रैक्ट में। सीएनएस में जाके ये क्या करते हैं? वही हाइपरपोलराइजेशन वाली कंडीशन कॉज करते हैं। और जीआई ट्रैक्ट में तुम्हें पता है एक विसरल नर्वस सिस्टम होता है ना। मैंने तुमसे 1000 बार बोला है कि तुम्हें एनसीईआरटीज को रिलेट करना है, चैप्टर्स को रिलेट करना है, सब कुछ सेपरेटली नहीं पढ़ना। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 11th क्लास का चैप्टर है, बट उसका थोड़ा बहुत मैं कनेक्शन तुम्हें यहाँ बताती हूँ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता था विसरल नर्वस सिस्टम, जहाँ पे हर बॉडी ऑर्गन का अपना अपना एक सिस्टम होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सिस्टम होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जब ओपियोइड्स उन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो जीआई ट्रैक्ट में होने वाली सारी एक्टिविटीज को रिलैक्स कर दिया जाएगा। पेरिस्टाल्सिस नहीं होगी, गैस्ट्रिक एंजाइम्स का सिक्रीशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पूरी बॉडी काम डाउन। इवन हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो इनका काम है तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स रखना, कोई भी फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं करना किसी भी काम में, जस्ट रिलैक्स, बेबी रिलैक्स, ठीक है। तो दे बाइंड्स टू ओपियोइड रिसेप्टर्स, जो इंपॉर्टेंट कहाँ होते हैं? सीएनएस में और जीआई ट्रैक्ट में। जीआई ट्रैक्ट में जाने के बाद क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस, सिक्रीशन ऑफ
गैस्ट्रिक जूसेस और गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन और ये सारी चीजें स्टॉप हो जाती है। स्टॉप्स, ठीक है, कोई काम नहीं करना तुम्हें, मजे करो। एग्जाम्पल है इसका मॉर्फिन और हीरोइन। मॉर्फिन और हीरोइन, तुम ऐसे याद करो, ओपियोइड्स तुम्हें मोह माया से छुड़ाते हैं। तो मोह माया, मोह के धागे नहीं। मोह में M stands for your morphine, O stands for your opioid और H stands for, ये वो नहीं है हीरोइन ऐसे पढ़ा जाता है ऐसे, ठीक है। मिलता कहां से है ये? ओपियम पॉपी प्लांट के लेटेक्स से, लेटेक्स ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट। और इस प्लांट का साइंटिफिक नेम याद रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसका साइंटिफिक नेम है, क्या है? पैपेवर सोमनीफेरम। पैपेवर सोमनीफेरम। मैम हमने पैपेवर कहीं पढ़ा है शायद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स माइकेला, और ये पैपेवर। तुम्हें मुझे बताना है कि पैपेवर की ओवरी सिनकार्पस है या फिर एपोकार्पस है, बताना है, तभी मैं समझ पाऊंगी कि तुम लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, ठीक है। तो पैपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से हमें मिलती है ओपियोइड, क्लियर। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है मॉर्फिन का, तुम्हें स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। मॉर्फिन और मॉर्फिन में के ही डाइएसिटाइलेशन से हमें मिलता है हीरोइन, ठीक है। तो ओपियोइड की खास बात क्या है कि इसके रिसेप्टर्स CNS और GI ट्रैक्ट में होते हैं। GI ट्रैक्ट में ये पेरिस्टल्सिस और गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन वगैरह सब कुछ स्टॉप कर देते हैं। इवन हमारा यूरिन आउटपुट भी स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो ट्रिक है याद करने की, विच इज मोह के धागे, मोह माया, सॉरी। तो मोह माया में M इज मॉर्फिन, O इज ओपियोइड्स एंड H इज हीरोइन, ठीक है। कहाँ से मिलता है ये? ओपियम पॉपी प्लांट के लेटेक्स से, पैपेवर सोमनीफेरम। और ये जो बगल में स्ट्रक्चर है इट इज ऑफ किसका? मॉर्फिन का। तो चलो ओपियोइड्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मॉर्फिन की, ठीक है। सो मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड, जो अभी बात की थी, लेटेक्स ऑफ पैपेवर सोमनीफेरम विच इज पॉपी प्लांट। इट इज अ सीडेटिव एंड पेन किलर। इंपॉर्टेंट, हमने पीछे जो कैटेगरीज पढ़ी हैं, ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि एक ड्रग केवल एक ही कैटेगरी में आ सकती है, एक ड्रग मल्टीपल कैटेगरी में आ सकती है। सो मॉर्फिन इज अ सेडेटिव एंड पेन किलर, यानी कि बॉडी को रिलैक्स भी करेगी और पेन को भी रिलीव कराएगी। ट्रैंकुलाइजर कैटेगरी और एनाल्जेसिक कैटेगरी दोनों में आ रही है, ठीक है। और कहाँ की जाती है यूज? सर्जरी में, ताकि वहां पे जो दर्द वगैरह तुम्हें हो रहे हैं उनसे आराम मिल जाए। नेक्स्ट कैटेगरी इज योर हीरोइन। हीरोइन का दूसरा नाम है स्मैक। क्या है? स्मैक। एंड डाइएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, क्योंकि मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन किया जाता है 2 टाइम्स तो इट फॉर्म्स डाइएसिटाइलेटेड मॉर्फिन, जिसको हम बोलते हैं हीरोइन। बात समझ में आई? तो हीरोइन के 2 नाम क्या क्या है? स्मैक एंड डाइएसिटाइल मॉर्फिन। ये जो हीरोइन है बच्चों, ये वाइट है, एकदम गोरी गोरी है, अडरलेस है, बदबू नहीं आती, बिटर है, कड़वी है, क्रिस्टलाइन है, ठीक है। क्या क्या है इसका? वाइट, अडरलेस, बिटर, क्रिस्टलाइन। वाइट है, गोरी है, बदबू नहीं आती, क्रिस्टल नेचर की है लेकिन थोड़ी कड़वी है। इट इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, तभी इसको बोला जाता है डाइएसिटाइल मॉर्फिन। कैसे लिया जाता है इसको? हाँ, मैं तो देखो तुम्हें करके नहीं दिखाऊंगी, तुम्हें अच्छे से पता है कैसे किया जाता है इसको। ऐसे ही करते हैं ना, सूंघ के, स्नॉट करके, मतलब ये वही है, स्नॉटिंग वही है जो स्मेल करके तुम लेते हो। और बाय इंजेक्शंस, इंजेक्शन और स्नॉट करके हीरोइन को लिया जाता है। अब यहाँ पर जो की पॉइंट रिमेंबर करने के लिए वो ये है कि तुम्हें याद होगा कुछ एसटीडीज ऐसी थी जो अपार्ट फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड सेक्सुअली और भी मेथड से ट्रांसफर हो जाती थी। तो उस और मेथड में इंजेक्शन भी एक कैटेगरी थी। तो यहाँ पर ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे लोगों में एड्स और हेपेटाइटिस बी का खतरा बढ़ जाता है। जब लोग हीरोइन वगैरह को या कोई भी ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको ये वाली एसटीडीज हो जाए, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, क्योंकि ये दोनों वो एसटीडीज थी जो अपार्ट फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड सेक्सुअली अदर मेथड से भी ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। तो मॉर्फिन की क्या बात करी हमने, ये सेडेटिव भी है और एनाल्जेसिक है, पेन भी रिमूव कराता है और शांत भी करता है, ठीक है।
सर्जरी में यूज किया जाता है, सर्जरी के बाद जो दर्द उठता है उसके लिए। यहाँ पे मैं एक और चीज बता देती हूँ कि मॉर्फिन जो होता है डिक्रीज करता है यूरिन आउटपुट, प्लस इंक्रीज मतलब थोड़ा सा कॉज कर देता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, शांत करना है तो अच्छे से शांत कर दो उसको अच्छे से। तो हेरोइन, स्मैक और डाइसिटाइल मॉर्फिन, क्योंकि मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है। और इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? गोरी है, बदबू नहीं आती है, क्रिस्टलाइन है लेकिन थोड़ी सी कड़वी है। कैसे लिया जाता है? स्नॉटिंग, सूंघ के या फिर इंजेक्शन से। और इंजेक्शन लेने की वजह से इसमें बहुत खतरा है एड्स और हेपेटाइटिस बी के होने का। ठीक है, हेरोइन की बात करें तो इस डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ये वाले काम ये भी कर देती है। यूरिन आउटपुट को कम करना हो, ब्रेडिकार्डिया हो, नो टेंशन, हेरोइन इज हियर, हेरोइन सब कर देगी। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट इज योर कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर्स कहाँ हैं? ब्रेन में। अभी हमने ओपियोइड्स पढ़े थे, ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट थे? सीएनएस में और योर जीआई ट्रैक्ट में। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर्स कहाँ हैं? ब्रेन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कैसे लिया जाता है? इनहेल करके या फिर ओरल इंजेक्शन। इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन या फिर ओरल इंजेक्शन खा के ले सकते हो, तो इसमें एसटीडीज का खतरा तो नहीं है। कैसे मिलती है? जो नेचुरली हमें कैनाबिनॉइड मिलती है वो कैनाबिस सटाइवा प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से मिल जाती है। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? फ्लावर का ग्रुप होता था ना, रेसिमोस, साइमोस, 11th क्लास में पढ़ते थे हम इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक में। तो इन्फ्लोरेसेंस से मिलती है, फूलों से मिलती है, कैनाबिस सटाइवा से, जिसको हम हैम्प प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैम्प प्लांट। इंपॉर्टेंट है, प्लांट का नाम याद रखना। अभी पीछे वाली कैटेगरी हमें पेपेवर सोमनीफेरम से मिल रही थी, लेटेक्स से। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा, दैट इज हैम्प प्लांट। ठीक, क्लियर? इसके अलावा इस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को हम यूज कर सकते हैं टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स। जैसे कि इसके फूलों को सुखाकर, या नॉर्मल फूल्स, या फिर इसके लेटेक्स, या फिर इसकी लीव्स। ठीक है, अलग अलग जगहों से तुम अलग अलग चीजें बना सकते हो। और वो चीजें क्या क्या है उनका नाम याद रखना है। मारीजुआना, ठीक है, हशीश, चरस गांजा मेरे को प्यारा नहीं होना चाहिए, एंड गांजा। मारीजुआना, हशीश, चरस, गांजा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा। ये डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या आ सकता है? फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन्स। फ्लावर्स, लीव्स, रेजिन्स, ये सारी चीजों से हमें ऑब्टेन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो ये है कि ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फंक्शनिंग को। देखो, लॉजिक बैठाओ, इनके रिसेप्टर्स ब्रेन में हैं, लेकिन ये अफेक्ट कहाँ कर रही है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। कैसे कर रही होंगी? क्योंकि तुम्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं बता देती हूँ कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए जो सेंटर प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, है ना। कार्डिक एक्सेलरेटरी सेंटर होता है, 11th क्लास की एनसीईआरटी। फिर से अगेन कह रही हूँ, सब कुछ रिलेट करो, नीट आ रहा है, टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो मेडुला में प्रेजेंट होता है कार्डियक सेंटर, तो वहां पे काम करके इनडायरेक्टली हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फंक्शनिंग को रेगुलेट करती है। चाहे वो कार्डियक आउटपुट हो, चाहे वो हार्ट रेट हो, दोनों चीजें रेगुलेट हो जाती हैं। सो इंपॉर्टेंट इज रिसेप्टर इज फाउंड इन ब्रेन, बट मोस्ट अफेक्टेड सिस्टम इज योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट करने की वजह से इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं कौन? एब्यूज मतलब एक्सेसिव लेना किसी चीज का, अति शोषण। स्पोर्ट्स पर्सन इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, किसको? कैनाबिनॉइड्स को। दिस एवरी सिंगल लाइन हियर इज अ क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। चाहे वो ड्रग्स की सारी सिंगल लाइन एक एक क्वेश्चन बन सकती है, स्टेटमेंट क्वेश्चन, असर्शन, रीजन क्वेश्चन, सब कुछ बन सकता है यहाँ से। सो कैनाबिनॉइड्स की बात, रिसेप्टर कहाँ है? ब्रेन में, लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्ट कहाँ हो रहा है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। कैसे लिया जाता है? इनहेलेशन या फिर ओरल इंजेक्शन से। कहाँ से मिलती है ये? नेचुरल वाले जो होते हैं वो मिलते हैं कैनाबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से, लेकिन बाकी तुम लोग मारीजुआना, हशीश, चरस, गांजा को इसके डिफरेंट ऑर्गन से बना सकते हो। सबसे ज्यादा इसको कौन अब्यूज करते हैं? स्पोर्ट्स पर्सन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहचानने के लिए आ जाता है। तो ये तो है तुम्हारी कैनाबिस सटाइवा प्लांट की लीफ आइडेंटिफाई करने को आ जाए तो ये है। जरा सा मुझे बताना है कि कौन सी लीफ है, पिन्नेटली कंपाउंड या पामेटली कंपाउंड? बताओ, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए।
क्वेश्चन 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 खेलेंगे। दिस लीफ इज पिन्नेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड, या फिर सिंपल लीफ। कैसी लीफ दिख रही है ये? बता दोगे मुझे, उम्मीद है। ये है कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना। कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल, इसमें कहीं पे भी इसका स्ट्रक्चर और किसका, इससे पीछे वाले भाई साहब का, ये इन दोनों के स्ट्रक्चर याद है। यहाँ बहुत सारी सर्कल सर्कल रिंग्स बन रही है, वो सर्कल का चाल क्या है? ओपियोइड। ओपियोइड खुद ही सर्कल है, तो ये रिंग्स भी सर्कल सर्कल। और यहाँ पे जो खुला मैदान लग रहा है, ये क्या है? हमारा कैनाबिनॉइड। ये है हमारा दतूरा। दतूरा जो शिव भगवान को हम चढ़ाते हैं, इसमें भी हैलोसिनेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर? नेक्स्ट है कोका अल्केलॉइड्स, जिसको हम कोकेन या फिर कोक और क्रैक भी बोलते हैं। तीन हैं कोका अल्केलॉइड्स के, क्या क्या? कोकेन, कोक और क्रैक। इसको कहाँ से लिया जाता है? इसको लिया जाता है कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका, इसकी लीव्स से। लीव्स ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लीव्स से। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं, इनका काम करने का तरीका समझना। देखो, ये हमारी एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और यहाँ हमारी एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, अब इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, डोपामीन, और डोपामीन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे। अब क्या होगा, ये यहाँ पे बाइंड करेंगे। थोड़ा सा मैं लेबल कर दूं, दिस इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन and this is post synaptic न्यूरॉन। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, इसे कहा जाता है बच्चों साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहा जाता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? डोपामीन। डोपामीन रिसेप्टर से बाइंड करके आगे क्या ले जा रहे हैं? सेंस ऑफ यूफोरिया इज ट्रांसमिटेड। सब कुछ बढ़िया है, इस चीज की सेंसेशन जा रही है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से। इतनी बात समझ में आई? अब होता क्या है, ऐसा नहीं है कि न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा के लिए यहीं पर प्रेजेंट रहेगा। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। किस कलर से बनाऊं? पिंक कलर से। यहां पर these are dopamine transporters। इनका काम क्या होता है? ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट से डोपामिन को वापस अंदर ले लेते हैं। तो these uptake retakes into साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल में डोपामिन को वापस से अंदर ले लिया जाता है। अब बारी है हमारे हीरो मॉलिक्यूल की, विच इज योर कोक, COKE। तो क्या है? कोक आएगा और कोक इस ट्रांसपोर्टर को क्या कर देगा? ब्लॉक। ब्लॉक हो जाएगा कौन? ये ट्रांसपोर्टर। ये भी ब्लॉक, ये भी ब्लॉक। अब इसको ब्लॉक करने से फायदा क्या हुआ? हमारा जो डोपामीन है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पहले के मुकाबले ज्यादा देर तक बना रहेगा। अगर ज्यादा देर तक बना रहा तो तुम्हारी बॉडी ज्यादा देर तक एनर्जेटिक रहेगी, अलर्ट रहेगी। बात समझ में आई? सो कोक ब्लॉक्स
दिस ट्रांसपोर्टर, और इससे अफेक्ट क्या होगा, डोपामीन इज लेफ्ट इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ज़्यादा देर तक डोपामीन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद रहेगा तो ज़्यादा देर तक यूफोरिया कॉज होगा। लेकिन मैम हम तो कॉफ़ी पीने के बाद भी सो जाते हैं, है ना, होता है ना, पहले होता था कि जगने के लिए कॉफ़ी पी लो, लेकिन अब तो कॉफ़ी पीने के बाद भी नींद आ जाती है। वो इसीलिए क्योंकि हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर्स हो जाते हैं वो बन जाते हैं इनसेंसिटिव। ध्यान रखना, हमारी बॉडी काम ही ऐसे करती है, एक्सेसिव डोज भी किसी चीज़ को इनसेंसिटिव बना देती है, तो एक्सेसिव भी तुम्हें नहीं पीनी, ठीक है। बाकी बॉडी की फंक्शन टू फंक्शन, बॉडी टू बॉडी वेरी भी करती है ये चीज़। सो बैक टू द इंग्लिश, कहाँ से मिला है, कोका प्लांट यानी कि रेट्रोजाइलम कोका से। इसके बाद कैसे क्या करता है, इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। कोकेन यूजुअली स्नॉटेड, बट ऐसा नहीं है, यूजुअली स्नॉटेड एनसीईआरटी में लिखा है, ऐसे लिख लेते हैं, हाँ ऐसा है, बहुत सारे कोकेन स्नॉटेड होते हैं, बहुत सारे कोकेन्स को हम ओरली इंजेस्ट भी कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी है, नीट है, तो तुम्हें याद करना है, स्नॉट किया जाता है। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, यानी कि कोका एल्कलॉइड कहाँ गया, कोका एल्कलॉइड इज अ स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट है ये, स्टिमुलेट करता है किसको, सीएनएस को, प्रोड्यूसिंग यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, यूफोरिया सेंस ऑफ वेलनेस, और एनर्जी स्टिमुलेट हो जाती है, बूस्टअप हो जाती है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन कॉसेज हैलुसिनेशंस, जो मैंने तुम्हें बताया था, है ना। यहाँ पे हमारा कोका एल्कलॉइड्स खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी की कुछ फैक्चुअल लाइंस हैं, कहाँ पे, यहाँ पर एनसीईआरटी बोल रही है, देखो कोका एल्कलॉइड अगर तुम हद से ज्यादा लोगे तो वो हैलुसिनेटिंग बनेगा, लेकिन इसके अलावा हमारे दो प्लांट्स हैं, एट्रोपा बेलेडोना एंड दतूरा, जिसका भी मैंने तुम्हें पीछे फोटो दिखाया था, देखो ये रहा फोटो, ये दतूरा और एट्रोपा बेलेडोना, ये दोनों हैलुसिनोजेनिक प्लांट्स होते हैं, हैलुसिनेशन कॉज कर सकते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि हैलुसिनोजन, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, हाँ, हैलुसिनोजन का एग्जाम्पल, दतूरा एंड एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, ये तो नॉर्मली कर देते हैं। लेकिन जब कोकेन के एक्सेसिव डोजेस होंगी तो कोकेन भी हैलुसिनेशन कॉज कर सकता है। हाँ, फिर ड्रग्स लाइक बार्बिटूरेट्स, amphetamines, benzodiazepines are used as a medicines to treat mental illness like depression and insomnia. इंसोमनिया बहुत होता है मैम हमको। इंसोमनिया क्या होता है, नींद ना आने की बीमारी, लैक ऑफ स्लीप इज योर इंसोमनिया, सो ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो इंसोमनिया और डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामाइंस एंड बेंजोडायजेपिन्स यूज किया जाता है, बट देयर अब्यूज कॉजेज इम्पेयरमेंट ऑफ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शन। भाई ये तुम सिंपल किसी भी ड्रग का अब्यूज कर लो, एक्सेसिव यूज कर लो, तो तुम्हारे को दिक्कत तो देखने को मिलेंगी। तो यही है, एक्सेसिव डोजेस से हमें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं स्मोकिंग की। स्मोकिंग, टीवीओ में ऐड आता है, स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, वी डू नॉट प्रमोट स्मोकिंग, बट स्मोकिंग दिखाते भी है। स्मोकिंग वाले पैकेट्स में, टोबैको के पैकेट्स में भी लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, बट क्या करें, हमारे तो आदत लग चुकी है भाई, हमें नहीं, जिन लोगों को आदत लग चुकी है उनको आदत लग चुकी है। तो स्मोकिंग अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा लेमन टॉपिक भी है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक भी है। तो बात करें अगर स्मोकिंग की, तो सबसे पहले बात करते हैं टोबैको। जो टोबैको है बच्चों, उसको 400 साल से लिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि टोबैको को हम स्मोक भी कर सकते हैं, च्यू भी कर सकते हैं, और इसको स्नफ की फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। तो टोबैको कैन बी स्मोक्ड, इट कैन बी च्यूड, और इट कैन बी यूज्ड एज अ स्नफ। इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है थोड़ा सा नीट पर्सपेक्टिव से। क्या कह रही है ये लाइन,
दिस लाइन इज सेइंग इट कंटेन्स केमिकल्स लाइक निकोटीन, है ना। निकोटीन एक एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल है एल्कलॉइड और उसके अंदर की एक एग्जांपल है हमारी निकोटीन। तो ये जो निकोटीन होता है ना, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड से टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। किडनी के ऊपर समोसा, समोसे के अंदर एक और समोसा, ये बाहर वाला समोसा एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये अंदर वाला समोसा हमारा रियल मोसा एड्रिनल मेड्यूला। तो ये जो एड्रिनल मेड्यूला है, यहां से रिलीज होता है कौन कौन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। और ये दोनों क्या करते हैं इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, दीज इंक्रीज हार्ट रेट्स, कार्डियक एक्टिविटी को बूस्ट अप करने का काम करते हैं। तो इनका ही मिलता जुलता जो भाई है वो क्या है, निकोटीन। निकोटीन कैसे काम करता है, निकोटीन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल और उनसे इन दोनों को रिलीज करवाता है, और अगर ये दोनों रिलीज होंगे तो ये वाला काम भी ज्यादा हो जाएगा। सो निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी हाई बीपी, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कॉजिंग हाई बीपी, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट भी बड़ा हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट क्यों बड़ा होगा, बिकॉज कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट बढ़ा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग से हमें कहाँ कहाँ कैंसर हो सकता है, इंपॉर्टेंट, लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट। लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर और थ्रोट कैंसर हो सकता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, जहां पीछे आइटिस लग जाता है वो इन्फ्लामेशन रिप्रेजेंट करती है। तो दिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, सूज जाएंगी, ठीक है। एम्फाइसीमा ब्रीदिंग वाले चैप्टर में डिसऑर्डर था। यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, गैशियस एक्सचेंज पे सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिसीज क्या होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस। जब ल्यूमन में डिपॉजिट हो जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो में दिक्कत आ जाती है, CAT कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी कॉज हो जाती है। गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में छाले, छा से छतरी, पेट में छाले हो सकते हैं, ठीक है। किस किस से, स्मोकिंग से। ध्यान रखना स्मोकिंग है लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिसीज एंड योर गैस्ट्रिक अल्सर्स। च्यूइंग की बात करें टोबैको के चबाने से भाई चबा के रखोगे तो अब तुम्हारा मुंह ही रहेगा वो टोबैको, चबाते रहते तो यहाँ से क्या हो जाता है, ओरल कैंसर। तो ओरल कैंसर हो जाता है। या तो पहले मूवीज चलती थी तो उसमें कौन आता था, वो मनोज, उसे कैंसर है, ओरल कैंसर, इतना ताड़ निकला। तो दिस इज रियली अ टॉपिक ऑफ कंसर्न। तो टोबैको च्यूइंग से क्या हो जाता है, ओरल कैंसर। इसके अलावा अगर हम स्मोक करते हैं तो स्मोक से CO बाइंड कर जाता है। कैसे करता है, लो भाई स्मोकिंग करी ना, स्मोकिंग की वजह से बॉडी में हाई कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। अब नॉर्मली क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो क्या बनता है, ये हीमोग्लोबिन अगर CO2 से बाइंड करता है तो क्या बनता है, और ये हीमोग्लोबिन अगर
कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करता है तो क्या बनता है, थोड़ा सा नामकरण देख लो। ये हो जाता है बच्चों ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिनको ऐसा लग रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, गलत लग रहा है तुमको, ये है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। दिस थर्ड कैटेगरी इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे ये दोनों के साथ जो बाइंडिंग होती है वो तो होती है रिवर्सिबल, लेकिन ये वाली जो बाइंडिंग होती है ये होती है इरिवर्सिबल प्लस मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। एक बार अगर हीमोग्लोबिन सीओ के साथ जुड़ गया तो ये इतने बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं कि इनको दूर करा ही नहीं जा सकता, दूर होते ही नहीं है। और इस वजह से ये कॉज करते हैं, क्या कॉज करते हैं, ये these causes कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। एक्सट्रीम रेट ऑफ खतरा। कभी ऐसी न्यूज सुनी है कि अंगीठी जल रहा था, अंगीठी जल रही थी तो परिवार के सारे लोग सुबह के टाइम पे सफा, क्यों? क्योंकि अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है और वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, तो इरिवर्सिबल बाइंडिंग की वजह से हमारी बॉडी में हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, तो ऑक्सीजन नहीं बचेगी, तो क्या है, टिश्यूज की डेथ। तो यही समझ में आ गया। तो स्मोकिंग इंक्रीजेस CO2 कंटेंट इन ब्लड, और ये ब्लड में इंक्रीज हुआ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी एंड मे लीड टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ये कर लिया हमने, ये कर लिया। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंफ्यूजन यहाँ और यहाँ होती है, यहाँ और यहाँ, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में। तो रिमेंबर द नेम्स। एक क्वेश्चन है तुमसे, बोनस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे याद आया है। तुम्हें मुझे ये बताना है बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजनेशन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजनेशन, ओजोनोलिसिस, या फोर्थ है बताओ, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजनेशन है, ओजोनोलिसिस है, ऑक्सीफिकेशन है। यू हैव टू टेल मी द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एकदम सही से आंसर देना। इसका आंसर हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी मेंशन है। नेक्स्ट इज एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज। एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, बहुत ही ज़्यादा हमारे अंदर इमोशनल बर्स्ट आउट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी में फिजिकल, मेंटल, सोशल, हर तरीके का लेवल का चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस स्टेज में। तो इसी चेंज में एक नेगेटिव चेंज भी है, गलत आदतों की लत लग जाना, विच डिपेंड्स अल्टीमेटली ऑन आवर सराउंडिंग पीयर ग्रुप्स। कैसा है, क्या तुम देख रहे हो, किस कंटेंट के इर्द गिर्द तुम्हारा पूरा जिंदगी चल रही है, लाइफ, डेली लाइफ चल रही है, तो उसी से डिपेंड करती है तुम्हारी एडोलेसेंस कैसी जाएगी। तो एडोलेसेंस इज अ पीरियड and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitudes, beliefs और perception। हर चीज़ों के लिए अपनी अपनी एक मत बन जाती है इसके ऊपर, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। एडोलेसेंस एक ऐसा ब्रिज है जो एक तरफ चाइल्डहुड और दूसरी तरफ अडल्टहुड को ब्रिज करता है ना, और यही वो फेज है जहाँ पे तुम्हारी मेंटल फिजिकल, ये मतलब बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है, एडोलेसेंस के ऊपर निबंध है सिंपल कि एडोलेसेंस क्या होती है और जो तुम्हें पता है तुम उससे गुजर रहे हो। एल्कोहल के केस में हमें बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चों को ड्रग और एल्कोहल एब्यूज की तरफ वो ज़्यादा उनका झुकाव हो जाता है। मैं तुम्हारे सामने 3 टर्म्स लिख रही हूँ, वो 3 टर्म्स हैं एडिक्शन, एक और लिख देती हूँ एब्यूज, एक है डिपेंडेंसी और एक है विड्रॉल सिम्टम। ये 4 टर्म्स हैं। एडिक्शन मतलब किसी चीज़ की लत लग जाना। मेरा तुम लोगों से ये सवाल है, जो लोग भी इनको अल्कोहल इंटेक करते हैं,
अल्कोहल जैसे टीवी में दिखाते हैं, अल्कोहल जब भी पीते हो बहुत कड़वा कड़वा बिटर सेंसेशन फील होता है, तो इतने के बावजूद भी लोग अल्कोहल क्यों पीते हैं और क्यों उनको अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है? टेल मी, मुझे तुम लोगों से आंसर जानना है, इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल इतनी कड़वी होती है, इतनी गंदा उसका टेस्ट होता है, तब भी लोग अल्कोहल एडिक्ट क्यों बन जाते हैं? जवाब दो जनता, जवाब दो, सोचो। एनसीईआरटी ने बोला है कि किसी भी इंसान को एडिक्शन अल्कोहल का नहीं होता, बल्कि अल्कोहल पीने के बाद जो इफेक्ट बॉडी में कॉज होता है उसका एडिक्शन होता है। सो एडिक्शन इज नॉट ऑफ द अल्कोहल, एडिक्शन इज रिलेटेड टू द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग अल्कोहल। जो खुशी मिलती है, जो दुख दर्द से मुक्ति मिल जाती है, तो वो जो फीलिंग आ रही है ना, एडिक्शन उस चीज का हो रहा है। बात आई समझ में? तो ये हो गया हमारा एडिक्शन। एब्यूज क्या होता है? किसी चीज का एक्सेसिव यूज कर देना, जैसे चाइल्ड एब्यूज मतलब बाल मजदूरी, या फिर ड्रग एब्यूज, ड्रग्स का एक्सेसिव यूज, अल्कोहल एब्यूज, अल्कोहल का एक्सेसिव यूज, जब वो एक मेडिसिनल पर्पस छोड़कर और दूसरे तरीके से यूज होने लग जाए तो वो अब्यूज कहा जाता है उसको। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी क्या हो गई? तुम किसी चीज पे हद से ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, इतना डिपेंडेंट हो गए कि जब वो चीज तुमसे हटा दी, विच इज विड्रॉल सिम्टम, जब वो चीज तुम्हारे सामने से हटा दे तो तुम्हारी बॉडी बहुत नेगेटिव इफेक्ट शो करेगी। तुम चिड़चिड़े बन जाओगे, वैंडलिज्म, मारपीट करने लगोगे, नोजिया, वॉमिटिंग, सर में दर्द, पेट में दर्द, घुटन, मन ना लगना, ये सारी जो हरकतें बॉडी में आती हैं, दैट इज विड्रॉल सिम्टम। तो ये 4 टर्म्स हैं स्पेशली एनसीईआरटी में जो मुझे लगा तुम्हें बताने चाहिए, बाकी सब जनरल डिस्कशन है। कॉजेस क्या है कोई भी ड्रग और अल्कोहल यूज का, अब्यूज का? क्यूरियोसिटी, भाई क्या है ऐसा दुनिया के पीछे पागल है, जरा मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, है ना? तो ये जो क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन है, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, भाई ये सब इतना एंजॉय कर रहे हैं, एक तरीके से ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है, सो कॉल्ड हाई क्लास टाइप का, तो मैं भी क्यों पीछे हटूं, ये वाली फीलिंग। टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम्स, जिंदगी में इतनी ज़्यादा तो दुख है, इतना ज़्यादा जिंदगी झंड है, तो उसको ठीक करने के लिए मेहनत तो नहीं करनी है, तो शॉर्टकट क्या है? इनका यूज़ करना। स्ट्रेस फ्रॉम द प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख भरी बात है। तुम्हें कंपटीशन की तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम है, ना जाने क्या क्या तो तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे बचने का केवल एक ही सोल्यूशन नजर आता है, अल्कोहल और ड्रग। क्लियर? नेक्स्ट, टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, इनमें इसको इतना वैसा शो किया जाता है कि कोई भी पार्टी हो रही है, कोई भी मतलब अच्छा सा प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें हम अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं, तो ये जो इतना इसको बहुत ही ज़्यादा इसका वैसा बनाती है ना, इट्स नॉर्मल, टेक इट इजी, इट्स नॉर्मल। तो वो नॉर्मल वाली वजह से हम इसको ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, और बाकी ये है सपोर्ट ना मिलना, ये सब तुम्हें पता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है? नेक्स्ट, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, जो मैंने अभी बताया था। एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, euphoria, temporary feeling of well-being with drugs and alcohols, with repeated use of drugs, the tolerance level और receptor, ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम ड्रग्स का एक्सेसिव यूज करने लग जाते हैं तो हमारे जो टॉलरेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि अब मान लो तुमने इतनी ड्रग ली है ना, इतनी ड्रग से क्या होगा, तुमने कुछ टाइम बाद देखा कि तुम्हारी बॉडी में कोई असर नहीं पड़ा, तो तुम्हें और हैवी डोज चाहिए, फिर और हैवी चाहिए, और हैवी चाहिए, क्योंकि हमारे जो रिसेप्टर्स है वो टॉलरेंट हो जाते हैं चीज़ों के लिए। ठीक है? डिपेंडेंस क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट द कैरेक्टर एंड अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ एल्कोहल और ड्रग इज एब्रप्टिव। वही तुमने उसको इतना, तुम्हें उसकी आदत हो चुकी है कि जब वो चीज़ तुम्हारे सामने से हट जाएगी तो तुम्हें ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। है? नेक्स्ट, क्या क्या इफेक्ट्स हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के? रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म, वायलेंस, मारपीट, कोमा डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, सेरेब्रल हेमोरेज, जो ये सारी कंडीशन हो जाती है बॉडी में, बीमारियां हो जाएंगी, उस वजह से डेथ भी हो सकती है। ड्रग्स मिक्सड विद एल्कोहल्स मे कॉज डेथ्स, डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड लिवर सिरोसिस, लिवर डैमेज जो होता है, लिवर सिरोसिस उसे बोलते हैं, और मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। बस एक बार रीड करने की बात है और कुछ नहीं है, राय का पार्ट तो तुम बना ही लोगे बोर्ड्स में अगर आ गया तो। ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के और क्या क्या है कि इससे हमारी बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीज हो सकती हैं, जैसे कि एड्स और हेपेटाइटिस बी। अभी हमने पढ़ा था ना, ओपियोइड्स इंजेक्शन से ली जाती है, तो यहाँ पे वो हो सकता है। अगर ड्रग्स को कोई प्रेग्नेंट वुमेन यूज कर ले तो उससे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, बच्चे को भी बीमारी हो सकती है।
सेक्सुअल डिज़ायर वगैरह कम हो जाएंगी। और मिसयूज़ करते हैं इसके एथलीट्स अपनी मसल वगैरह को गेन करने के लिए डायोरेटिक्स। डायोरेटिक्स क्या होता है, जो तुम्हारी बॉडी से वाटर का लॉस बढ़ा देते हैं ताकि उनकी बॉडी का जो वेट है वो कम देखने को मिले, तो इन सब का यूज़ किया जाता है। वार्निंग साइंस क्या क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि भाई बच्चा इसमें फंस चुका है, तो क्या होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, इंटरेस्ट नहीं रहेगा अपने अंदर, विड्रॉल एंड आइसोलेशन, दूर दूर रहने लगेगा एकदम, कहते हैं ना ये तो अपने आप को बंद करके रखता है रूम में, कुछ नहीं बोलता हमसे, इंटरेक्शन नहीं करता। डिप्रेशन, एग्रेशन, रिबेलियस बिहेवियर, स्लीपिंग ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस आएंगे, वेट और एपेटाइट में भी चेंज आएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट नहीं रहेगा हॉबीज में, और फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ उसके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या फिर ड्रग अब्यूज का मेल और फीमेल में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो दोनों की ही बॉडी में अलग अलग इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। जो काम मेल में होना चाहिए वो फीमेल में हो जाता है, और जो फीमेल में होना चाहिए वो मेल में बन जाता है। जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का एक मेन काम यही है, एक्ने हो जाते हैं, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, नॉर्मल सी चीज है। एग्रेशन मेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, टेस्टिकल्स का साइज रिड्यूस हो जाएगा, स्पर्म डिक्रीज हो जाएंगे, ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाएगी, यानी कि प्रोसीडिंग टूवर्ड्स स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी की तरफ हम प्रोसीड कर जाएंगे। डिक्रीज स्पर्म काउंट, किडनी और लिवर फंक्शन, प्री मैच्योर बाल्डनेस, पहले से समय से पहले टकला हो जाना, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट, जिसकी वजह से यूरिनेशन के टाइम पे पेन महसूस होगा। तो ये सारे किस चीज के साइड इफेक्ट्स हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स का जो यूज करते हैं, मेल्स में है ये सारे सिम्टम्स। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, तो फीमेल्स में मैस्कुलिनाइजेशन आ जाएगा, यानी कि थोड़ा सा मेल कैरेक्टर्स, मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन कॉमन, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, ये भी ठीक है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, बॉडी में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगी, एकदम मेल टच जब बॉडी में आना है, तो माउथ टच, बियर्ड, फेशियल हेयर्स, बॉडी हेयर्स बहुत ज्यादा थोड़े से हार्ड और नॉर्मल बॉडी पैटर्न से डिफरेंट आएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नॉर्मल हो जाएगी, वॉइस डीपन हो जाएगी, क्लिटोरिस का एनलार्जमेंट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि पेनिस और क्लिटोरिस दे आर मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज, तो क्लिटोरिस एनलार्ज हो जाएगी, लेकिन मेल्स में टेस्टिस का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो वही है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स, लॉन्ग बोन्स, ये सारे मतलब इम्पैक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं अगर तुम स्टेरॉइड्स का यूज करोगे, एक्सेसिव यूज करोगे। ठीक। इसके बाद और क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेरे हिसाब से यहाँ बैठे सारे बच्चों को पता होगा, सबको पता है कि ये नहीं करना चाहिए, इससे खतरा है, इसको रोकने के लिए हम ये सब कर सकते हैं, बट द थिंग इज नो वन हैव द सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से ये चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। तो एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है जिससे तुम इनको प्रिवेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो फालतू का पीयर प्रेशर हमने बच्चे के ऊपर बना रखा है उसको अवॉइड करो, क्योंकि पीयर प्रेशर के चलते हम अपनी बातों को दूसरों तक नहीं बोलते और नेगेटिव चीज़ों की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड काउंसलिंग दी जानी चाहिए, मतलब स्टूडेंट मस्ट हैव अ बॉन्ड विद अ टीचर लाइक अ फ्रेंड। कोई भी अगर तुम्हारी जिंदगी में दिक्कतें हैं तो जस्ट एक्सप्रेस, उसको बताओ अपने फैमिलीज को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को, और उसका एक सही पॉजिटिव उसका सोल्यूशन निकालो। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, यही बात है, लेकिन वही जो पीयर ग्रुप है वही उनको नेगेटिव चीज़ों में ढकेल देता है। डेंजर साइंस की तरफ देखो कि मेरा दोस्त पहले ऐसा था लेकिन अब ये ऐसा हो गया, यानी कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सब मिलके काम करें, है ना, उसको बाहर निकालें उस चीज़ से। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या फिर रिहैबिलिटेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी तरफ हमें मूव करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट डिवॉइड ऑफ दीज बैड प्रैक्टिसेस, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं हमारी सोशल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ को डेट्रियोरेट करेंगी ही करेंगी। सो ये जो ड्रग्स वाला टॉपिक्स था, नो डाउट उसमें चीज़ों को तुम्हें याद करना पड़ेगा, कौन सी ड्रग कहाँ से मिल रही है, कहाँ उसके रिसेप्टर है और क्या उसका वर्किंग मैकेनिज्म है। ज़्यादातर जो डिप्रेशन टाइप की ड्रग होती है वो हाइपरपोलराइजेशन करती है, कोका एल्कलॉइड्स वाली जो ड्रग है वो डोपामीन के साथ छेड़छाड़ करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए याद करना। उसके अलावा जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको याद करना है, फ्लावर का या प्लांट का डायग्राम याद करना है, और चीज़ें फिर अपने आप ही समझ आने लग जाएंगी। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक था स्मोकिंग, टोबैको और ये ड्रग एल्कोहल अब्यूज़, ये बहुत जनरल टॉपिक है, लेकिन इसमें जो की टर्म्स है वो याद रखना। क्या क्या, एक तो निकोटीन किस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होती है, इसके अलावा एडिक्शन,
डिपेंडेंसी, विड्रॉल सिम्टम एंड अब्यूज, ये टर्म्स क्या होते हैं। बाकी सब तो नॉर्मल चीज़ है, नीट में इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या इंपैक्ट है मेल एंड फीमेल में। और बाकी बोर्ड्स में अगर आए तो तुम्हें बस हेडिंग याद करनी है, तुम क्वेश्चन को सब्जेक्टिव पैटर्न होगा तो बहुत बड़ा आंसर तुम बना ही सकते हो, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। उम्मीद है तुम्हें चैप्टर समझ में आया होगा। ऐसे ही हम अपनी 360 आउट ऑफ 360 वाली सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे और सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर अप करते जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, तुम 360 को अचीव करने से ज़्यादा दूर नहीं बचोगे। थोड़ा सा मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, थोड़ा सा, मुझसे तो ज़्यादा ही तुम्हें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत हमेशा बच्चा ही करता है, टीचर एक गाइडेंस देता है। सो गुड लक, गुड विशेस टू यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।